वालेकुम जी। सुबह सवेरे पाकिस्तान में बहुत बहुत खुशामदीद। मैं हूँ शिफा यूसुफ सही। सुबह सवेरे पाकिस्तान ऐसे नहीं कहते, सुबह सवेरे पाकिस्तान, ऐसे ये जरा देखे, ऐसे कहें ज्यादा अच्छा लगेगा। अच्छा कहेंगे देखे सुबह सवेरे पाकिस्तान, बहुत ही माशाल्लाह भोंडी आवाज है मेरी। और मुझे मालूम है कि बेसुरों की अगर लिस्ट बनाई जाए तो उसमें एक आला मकाम, एक आला दर्जा मुझे हासिल होगा। अच्छा, मतलब बेसुरों का जो तोशा खाना है उसमें से बहुत सामान लूटा है मैंने, बहुत सामान लिया है मैंने। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मंगल वाला। मेरी तरफ से आप सबको प्रोग्राम में खुशामदीद और खुदा का शुक्र है कि उसने हमें आज की सुबह देखना नसीब फरमाई। हाँ बिल्कुल। अब आज की सुबह का आगाज हम करेंगे एक छोटी सी चीज। मैं सोच रही थी कि अक्सर दुनिया में लोग जब बड़ी चीजें सोचा करें, मैं आपको कितनी दफा समझाता हूँ, छोटी छोटी चीजों से बड़ी चीज बनाएंगे ना, छोटी छोटी चीज़ों से बड़ी चीज़ बनाएंगे। मिसाल के तौर पे हम अक्सर अपने प्लान्स शेयर करते हैं। एक तो कहा गया है मुख्तलिफ जगहों पर मुतअद्दिद आलिम फाजिल लोगों की तरफ से कि अपने प्लान्स शेयर ना किया करो। हाँ, मैंने कल ये बात कही किसी से। अच्छा, आपने भी कहा? मैंने कही कल किसी आलिम फाजिल की आपने बात की ना। तो मतलब अपने प्लान्स के बारे में, अपना जो इरादा है उसके बारे में उस वक्त लोगों को बताओ जब या तो वो पाया तकमील के बिल्कुल ही करीब हो, या तो बिल्कुल ही ना बताओ जब तक आप अचीव ना करने उस चीज़ को। लेकिन अदरवाइज सुनने में अक्सर हमें ये आता है कि हम जब अपने बारे में कहते हैं ना लोगों को कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, या मैं सर्जन बनना चाहता हूँ, मैं पेंटिंग बहुत अच्छी करना चाहता हूँ और मैं सीख रहा हूँ या सीख रही हूँ, तो लोग अक्सर कहते हैं तुम्हारे पास तो स्किल ही नहीं है, तुम तो इतनी बुरे स्केचिंग करते हो, या तुम तो पेंसिल भी नहीं उठा सकते। तो अगर वो सच बोल रहे हैं तो क्या हुआ? ठीक है भाई, ये मसला है, उसको पहले से रियलिटी चेक दे देते हैं कि बेटा देखो ये वाला काम तुम सही नहीं करते हो, तुम्हारे इरादे ठीक हैं अच्छी जगह, लेकिन ये मत करो ना, ऐसे ना करो। लेकिन आपको कोई कहे कि तुम ये काम नहीं कर सकते और अगर आपके दिल के अंदर ख्वाहिश हो कि मैंने ये काम करना है और इसमें अपना नाम बनाना है, तो फिर आप उस डगर पे चल पड़े। उसकी वजह मैं आपको बताती हूँ, उसकी एग्जाम्पल से समझाती हूँ। वॉल्ट डिज्नी कार्टून शार्टून तो हम सारे बड़े शौक से देखते हैं, बहुत ही हमें इन्हेमाक से हम मैं तो रोज ही कार्टून देखता हूँ। और हाँ, और क्या, तो कार्टून ही देखते हैं हम आजकल वैसे। लेकिन वॉल्ट डिज्नी जो है, वॉल्ट डिज्नी एक तो हम बड़ा उससे कहते हैं ना कि ये लोग सारे ड्रॉप आउट्स थे, स्कूल ड्रॉप आउट, जकरबर्ग हो गया या ये सारे हो गए, तो एक तो ये ड्रॉप आउट्स थे। तो वॉल्ट डिज्नी ड्रॉप आउट में नहीं, जैसे ये जकरबर्ग जो है वो तो हार्वर्ड में था ना, हार्वर्ड ड्रॉप आउट है, तो हार्वर्ड तक पहुंचना ही इतना बड़ा मसला है। उधर का ड्रॉप आउट भी मरा हुआ हाथी होगा। बिल्कुल। और वो बाकायदा तौर पे हार्वर्ड में क्रीम ही जाती है भाई, वो हर एरा गैरा नथु खैरा नहीं पहुंच जाता हार्वर्ड। मैं गया था एक दफा हार्वर्ड चक्कर लगाने के लिए, सही बता रहा हूँ, देख कर आया मैंने क्या माहौल चल रहा है। हाँ, लेकिन वॉल्ट डिज्नी जो है, एक तो वो स्कूल ड्रॉप आउट है, वो स्कूल से निकल गए और फिर जाहिर है स्कूल से एक तरह से निकल गए, ये हाई स्कूल भी उसको कहते हैं बेसिकली। हम स्कूल में 5वीं जमात तक कंसिडर करते हैं, कॉलेज टाइप कह लें, अर्ली कॉलेज कह लें, उस किस्म की जो लेवल होगी ना इनका, लेवल एजुकेशन का, उधर से ये कहीं ड्रॉप आउट हुए। फिर उसके बाद इन्होंने नौकरी शुरू की अपने एक न्यूज़पेपर में, किसी न्यूज़पेपर में नौकरी शुरू की। तो इनके एडिटर ने इनको फायर कर दिया। मुतअद्दिद मकामात पर ये जगह चीज़ देखने को मिलती है, मुख्तलिफ किताबों में, सोशल मीडिया पर भी कोटेड है। उनके एडिटर ने उनको फायर कर दिया ये कह के कि यू लैक इमेजिनेशन। ओहो, यू लैक इमेजिनेशन, तुम में इमेजिनेशन की कमी है, तुम सोच ही नहीं सकते, तुम तखय्युल नहीं है तुम में, तसव्वुराती जो तुम्हारे अंदर जीन है वो कम है। यू लैक इमेजिनेशन एंड गुड आइडियाज। ओहो, तो फिर आप अंदाजा लगाए कि फिर वॉल्ट डिज्नी ने कहा तेरी तैसी दी तैसी ना हो। ऐसे नहीं कहा होगा उसने, ऐसे नहीं कहा होगा। I'll tell the world how I lack imagination। और फिर तो उसने जो कार्टून बनाए, जो डिज्नी की एम्पायर कायम की, वो अलग बात है कि अब उस डिज्नी की एम्पायर का जरा जो है वो उस तरफ थीम पार्क्स और उस तरफ ज्यादा चली गई है, और वो भी उनका एक थीम पार्क भी जो है पहला थीम पार्क दुनिया में जो बनाया गया था किसी भी इस तरह की जो मूवीज के हवाले से, वो डिज्नी लैंड ही था और वॉल्ट डिज्नी ने ही बनाया था, वाज द फर्स्ट थीम पार्क। और जो इसकी पहली मूवी थी वॉल्ट डिज्नी की, वो कौन सी थी भला? फीमेल कैरेक्टर्स एक तो डिज्नी के बड़े होते हैं, ठीक है, नहीं सिंड्रेला नहीं, रपुंज़ल तो बहुत बाद में आई थी। पुरानी स्टोरीज में जाएं, स्नो वाइट, स्नो, वेरी गुड, शाबाश, यू डोंट लैक इमेजिनेशन। मैं कार्टूनों में तो बहुत बिलीव करती हूँ, मुझे तो बड़ा शौक है, अभी भी मैं कार्टून लगा के बैठ, जब ज्यादा कार्टून हो जाते हैं मेरे आसपास तो फिर मैं असल कार्टून लगा लेती हूँ। स्नो वाइट एंड द सेवन डॉर्फ्स की जो स्टोरी थी वो उनकी पहली एनिमेटेड फुल लेंथ पहली मूवी थी वॉल्ट डिज्नी की। और इसके अलावा जो वॉल्ट डिज्नी की जो मशहूर जो दो मूवीज मुझे सबसे ज्यादा पसंद है ना, जिनको मैं कहता हूँ कि हर शख्स को ये मूवीज देखनी चाहिए, एक तो उसमें मशहूर ज़माना लायन किंग है, ठीक है जी, लायन किंग कमाल, मतलब उससे बेहतर कोई है नहीं। फिर दूसरी जो थी वो थी इनसाइड आउट। ये मैंने नहीं देखी। इनसाइड आउट आप देख लीजिए, आपको अंदाज़ा होगा कि इंसानी दिमाग और उसके इमोशंस किस तरह काम करते हैं और बच्चे जो हैं वो क्या सोच रहे होते हैं। इट इज़ अ क्लासिक, इट इज़ अ क्लासिक। ये आप
इस वीकेंड पर अगर आप देख लेंगे तो आप मुझे आकर दुआएं देंगे कि वैसा आप डिस्टर्ब ना करना कि शिफा ये काम है अगले दिन के प्रोग्राम का, बस ये याद रखना चाहिए। अच्छा, आप मुझे बता दीजिएगा कि मैं देख रही हूँ, 2 घंटे तक फिर मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा। तो ये इनसाइड आउट जरूर देखें। अब देखें, वॉल्ट डिज्नी जो है उसने एक बड़ी गड़बड़ें करना शुरू की है। ये भी मैं आपको बता दूं लोगों को कि वॉल्ट डिज्नी के अंदर जो है वो ऐसी थीम्स डाली जाती हैं और ऐसी थीम्स डाली गई हैं कि जो के बच्चों के कंटेंट के हिसाब से बिल्कुल मुनासिब नहीं है। ये प्रॉब्लम है। और वो कार्टून्स के जरिए बहुत सारी ऐसी चीजें बच्चों के अंदर डाल रहे हैं जो कि गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, पहले वक्तों में तो एक्चुअली वो खालिसतन एक तरह से कह लें कि कार्टूनिश एंटरटेनमेंट था। बाद में फिर उसमें जरा डिफरेंट चीजें भी आइडियोलॉजीज आ गई, पॉलिटिक्स आ गई और मुख्तलिफ चीजें आ गई। लेकिन ये है कि वॉल्ट डिज्नी जैसा अगर आपका भी नसीबों के लोग आपको कहें कि आप में तो इमेजिनेशन नहीं है, आप काम नहीं कर सकते, रंगों की तमीज नहीं है, तो आप कहें मैं ही करके दिखाऊंगा, करके दिखाऊंगा वाली बात है। ये है जी। चले, ये तो हो गई जी हमारी वॉल्ट डिज्नी के हवाले से गुफ्तगू। अब 60 सेकंड न्यूज़ दिखाते हैं लोगों को, ठीक है? हम अपनी कुर्सियों की तरफ चलते हैं और आपको दिखाते हैं 60 सेकंड न्यूज़। मुल्क भर में 15 मार्च से तूफानी बारिशों की पेशगोई, सिलसिला अप्रैल के पहले हफ्ते तक जारी रहेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ की हिदायत पर मोटरसाइकिल और रिक्शा वालों को सस्ता पेट्रोल फराहम करने का मंसूबा तैयार। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज वतन वापस पहुंच गए। इमरान खान का इतवार को मीनार पाकिस्तान पर जलसा करने का ऐलान। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके टांक में मर्दमशुमारी की सिक्योरिटी पर फायरिंग, 1 पुलिस एहलकार शहीद। पाक अफगान क्रिकेट सीरीज के लिए शादाब खान कप्तान मुकर्रर। सिलिकॉन वैली बैंक के डिफॉल्ट करने के बावजूद अवाम की रकम महफूज है, अमरीकी सदर जो बाइडन की शहरियों को यकीन दहानी। मलावी और मोज़म्बिक में समुद्री तूफान फ्रेडी की तबाही, 100 से ज़ायद अफराद हलाक। अमेरिका ने माहौलियाती खतरात के बावजूद अलास्का में तेल और गैस की तलाश के लिए खुदाई के मुतनाज़ा मंसूबे की मंजूरी दे दी। और ब्राज़ील में शदीद बारिश के बायस लैंडस्लाइडिंग, 8 अफराद हलाक। ये तो थी 60 सेकंड न्यूज़ और आपको पता चल गया कि दुनिया में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। बिल्कुल। और छोड़े भाई, दुनिया को छोड़े, क्या हो रहा है पाकिस्तान में, क्या हो रहा है। पाकिस्तान नहीं, बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन दुनिया की खबर होनी चाहिए हमें, क्योंकि दुनिया जो है हम उससे अलग तो है नहीं। हम है नहीं, बिल्कुल दुनिया का हिस्सा है। हाँ, तो पाकिस्तान में आप बताएं क्या, आप किस चीज की तरफ आप इशारा करना चाह रही हैं? क्या ऐसे आपने हाथ यूं किए, इसका मतलब है कोई मजेदार जूसी डिटेल्स है भाई। और एक्चुअली तो कल हम आपको ये बताना चाहते थे, लेकिन हमारे प्रोग्राम में क्योंकि जरा साजो सामान जो है वो गेस्ट जाहिर है आ गए और आ गए, हमने बुलाया मतलब आ गए नहीं, गेस्ट जो है उनके साथ शिफा क्या हो गया? अल्लाह को माने। डिटेल्स इतनी मजेदार है कि मैं डायरेक्टली उधर चलूंगी। वैसे हमने आपको ये कल बताना था क्योंकि हमने प्रोग्राम में कल अनाउंस किया था, लेकिन चूंकि हमारे जो गेस्ट हैं उनके साथ हमारी गुफ्तगू जरा लंबी हो गई, अच्छी हो गई, इंटरेस्टिंग हो गई, तो इसकी वजह से हमें ये ख्याल आया कि भाई आज की ये डिटेल्स जो है हम आपको कल देंगे। तो बात यह है कि तोशा खाना के हवाले से बड़ी मजेदार डिटेल्स जो है वो गर्दिश कर रही हैं और वो छोटे छोटे स्निपेट जो हैं उसके चल रहे हैं सोशल मीडिया, व्हाट्सएप पर। जब कोई हुक्मरान बेसिकली गैर मुल्की दौरे पर जाता है तो उसे तहाइफ जो है वो मेज़बान की तरफ से मिलते हैं और स्टेट की तरफ से बेसिकली कभी कभार होता है कि स्टेट टू स्टेट ये बेसिकली मामला जो है सारा चलता है, बल्कि कभी कभार नहीं, ज़्यादातर ये मामला स्टेट टू स्टेट ही चलता है। इंडिविजुअल्स की उस तरह से कभी कोई हैसियत मुल्कों के बाहर होती नहीं है, तो तोशा खाने में जमा करा दिए जाते हैं जो कुछ भी वहाँ से उनको मिलता है। अब जो एक सरकारी महकमा है तोशा खाना और एक तरह से स्टेट म्यूजियम का दर्जा भी रखता है, लोग जाके वहाँ पर देखते हैं। म्यूजियम कोई नहीं जाके नहीं देख सकता, इजाजत नहीं है, कोई इजाजत नहीं है, वो कहते ना जी ना। वजीर मुशीर इनकी फैमिलीज जाके देख सकती हैं, वो तो जाती है बोली लगा के खरीद लेती। बोली क्या, वो जो भी उसकी प्रोसेस होता है, बोली तो आवाम के पास अगर कोई चीज हो तो हाँ बिल्कुल, बोली तक तो उसकी कीमत पहुंचती ही नहीं है। ये तो लाखों अरबों की चीज जो है वो कौड़ियों के दाम जो है वो बिकती है वहाँ पे। अच्छा, करोड़ों की चीज कौड़ियों के दाम, ये सही है। अच्छा, बाद में उन तहाइफ की कीमत ज़ाहिर लगाई जाती है। हुक्मरान 30,000 रुपए से कम के तहाइफ जो है वो बगैर कुछ अदा किए अपने पास रख सकते हैं। ये भी है, 30,000 का अगर गिफ्ट है तो यू डोंट हैव टू पे। इतना तो हुक्मरान बनाया बंदा, वो इतना भी ना करे, 30,000 रुपए वाला गिफ्ट भी ना ले तो गलत है। अच्छा, फिर पहले ये कानून था कि 30,000 से ज्यादा मालियत के जो तहाइफ है उनका 20% अदा करके हुक्मरान उन्हें अपने पास रख सकते थे। बाद इमरान खान साहब ने इस रकम को 50% कर दिया, यानी कि 50% ऑफ द प्राइस जो है वो एवेल्युएशन के बाद ज़ाहिर है उसकी पेमेंट होगी। तोशा खाना की बाज़ गश्त गुज़िश्ता कई बरसों से हमारे मीडिया में सुनाई देती रही। पहले नवाज शरीफ साहब, फिर आसिफ अली जरदारी साहब, फिर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, इनके खिलाफ तोशा खाना के गैर कानूनी तौर पर गाड़ियाँ लेने पर मुकदमात दर्ज हुए।
बाद में इमरान खान साहब के खिलाफ भी यही मुहिम जो है वो चलाई गई। और फर्क था उसमें और इस मुहिम में। अच्छा, क्या दोनों में फर्क था भाई। क्या देखिए फर्क ये था, गिलानी साहब ने बतौर वजीर आजम आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ को तोशाखाना से गाड़ियां खरीदने की इजाजत दी थी, जो कि नैब के बकौल कानून की खिलाफ वर्जी थी। गिलानी साहब ने जो है वो ये इजाजत दी थी कि जी आप खरीद लें गाड़ियां। ठीक है। अच्छा, अब इमरान खान साहब जो है उन्होंने तोशाखाना से घड़ी जो है वो खुद खरीदी थी, ये कानून के मुताबिक था। ये टेक्निकली जो है ना इसमें फर्क है, रूल्स की कोई वायलेशन नहीं थी। मैं आपको इजाजत दे रहा हूँ कि आप ये खरीद लें, ठीक है, तो दैट इज अ प्रॉब्लम। आपकी अपनी जो भी यानी कि रूल्स के मुताबिक तो हम वाकई ये चीज सुनते हैं और समझते हैं भी हैं कि गाड़ियों का लेना खरीदना फरोखना जो है फरोखना वो तो अलाउड नहीं थी उस पे, तो ये कैसे गाड़ियां निकली और पेमेंट भी हुई हुई है। लेकिन ये है कि वही बात है कि अवैस ने जो फर्क आपको बताया वो जहन में रखिएगा। अच्छा, मीडिया ने इस पर भी बड़ा शोर मचाया हुआ था। अब लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर तोशाखाना की तफसीलात पब्लिक कर दी गई हैं। एक बार फिर मीडिया की सबसे बड़ी खबर जो है ये बन गई है। पब्लिक होने वाले रिकॉर्ड के मुताबिक आसिफ जरदारी साहब ने 10 करोड़ 78 लाख की लग्जरी गाड़ियां 1 करोड़ 17 लाख 72 हजार रुपए में हासिल की, जबकि 2 करोड़ 73 लाख 39 हजार रुपए की BMW जो है वो 40 लाख 99 हजार रुपए में खरीदी। उन्होंने चंद कीमती घड़ियों समेत बहुत से तोहफे जो हैं इसके अलावा खरीदे। घड़ियां तो सबको मिली है मैडम। अच्छा, घड़ियां तो सबको मिली है, सबको। क्योंकि घड़ी एक अच्छा तोहफा होता है ना, मतलब जो होता है घड़ी फौरन आप। मुझे भी घड़ी, मैं नहीं बता रही है डिटेल्स। नहीं, आप ऐसी, अल्लाह करे ऐसी घड़ी ना आए कभी आप पर। ठीक है, सच्चा दोस्त आपको यही दुआ देगा। अल्लाह करे आप पे ऐसी घड़ी ना आए जिसका आपको जवाब दे होना पड़े और या आपको शर्मिंदा होना पड़े। अच्छा, नवाज शरीफ साहब जो है उनके हवाले से अगर आपको बताई जाए तो 42 लाख 55 हजार की एक मर्सिडीज बेंज जो है वो 6 लाख 38 हजार रुपए में उन्होंने 42 की 6 में खरीद ली। वाह, इसका मुझे दुख लगा। घड़ियां चाहिए, ये जो है ना ये चीज चाहिए। अच्छा, इसके अलावा घड़ी ना आए आप पर, ऐसी गाड़ी आए, बिल्कुल। अच्छा, इसके अलावा उन्होंने कई घड़ियां और दीगर अशिया जो है वो भी तोशाखाना से रकम अदा करके ली। ये भी ध्यान में रखिएगा कि एक ये भी चीज थी कि हम सुन रहे थे कि शायद इन्होंने कोई पैसे वैसे नहीं दिए, कुछ जमा नहीं कराया। रूल्स के मुताबिक इन्होंने भी पेमेंट्स की हुई हैं। वो अलग बात है कि गाड़ियां लेने का रूल जो है उसमें एक तरह से किसी के कहने पर इनके लिए फेवर में अमेंड हो गया। अच्छा, इन तोहफे की कीमत 10 करोड़ से जायद बनती है। और इमरान खान साहब पे आप जरा आ जाते हैं। इमरान खान साहब जो हैं वो 8.5 करोड़ की घड़ी और चंद दीगर अशिया 2 करोड़ से जायद रकम अदा करके हासिल कर चुके हैं। और ये थी जी, ये तो तफसीलात आ गए। तीन बड़े जब तफसीलात देखी तो उसके अंदर मामला ये था कि शहबाज शरीफ साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब उन्होंने जो है वो अपनी बड़े कीमती गिफ्ट तोशाखाने में जमा करा। अच्छा, इसी तरह सदर साहब, बड़ी पॉजिटिव बात, सदर आरिफ अलवी साहब, उनकी फैमिली को बहुत सारे गिफ्ट मिले। वो महंगे गिफ्ट थे, वो उन्होंने नहीं लिए, स्टेट प्रेसिडेंशियल लेवल पे, और उन्होंने सिर्फ कुरान मजीद लिया अपने लिए। मुझे समझ में नहीं आया भाई, घड़ियां बढ़िया क्यों नहीं, शौक नहीं था। कहीं मैंने ये भी पढ़ा 10,000 रुपए का कुछ, नहीं 10,000, उन्होंने कुछ 7-8 लाख रुपए की ली है चीजें। अच्छा, जो कि 16 लाख रुपए की चीजें थी, वो 7-8 लाख रुपए में ली है चीजें जो उनकी वाइफ को मिली थी, तो वो कुछ चीजें ली है। लेकिन ज्यादातर जो गिफ्ट थे सदर साहब के, वो उन्होंने तोशाखाना में जमा कराए, आरिफ अलवी साहब ने। और वो पूरी एक गिफ्ट्स की लिस्ट थी, उसमें सिर्फ एक कुरान पाक उन्होंने जो है। अच्छा, अगली लिस्ट जो हम बताएंगे लोगों को वो हम इस हवाले से बताएंगे, क्योंकि देखिए ये तो बड़ी डिस्कशन हो रही है किसने क्या लिया, कितने पैसे दिए, लेकिन ये डिस्कशन बहुत जरूरी है कि किसने कुछ नहीं लिया। ये डिस्कशन जो है ना, ये फैक्ट्स के साथ आपकी खिदमत में हम गोशगुजार करेंगे कि किसने कुछ नहीं लिया या सब कुछ वापस कर दिया जो कुछ उसको मिला था। एक शख्स ने क्या किया ये मैं आपको बताता हूं। अच्छा, बताएं। ये खबर है कमाल खबर। अच्छा जी, बिल्कुल। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा है जी एहसन इकबाल साहब, मनसूबाबंदी के वजीर हैं वो, बिल्कुल प्लानिंग। उन्होंने ये बड़ा एक कमाल काम किया है। तोशाखाने का रिकॉर्ड जैसे ही सामने आया, उसमें से जो अशिया उन्होंने ली थी उसकी उन्होंने फौरन कर दी मुकम्मल अदायगी। यानी कि मिसाल के तौर पर तोशाखाने में कोई चीज थी जो 100 रुपए की थी, सही है, और आपने उस वक्त के कानून के मुताबिक 10 रुपए देकर उसे ले लिया था। ठीक है। अब आपने जो बाकी 90 रुपए थे वो दिए, ये लो मेरी तरफ से। क्यों? ये उनको एक अच्छा लगा होगा ना, उन्होंने कहा यार ये अच्छा काम है, देना चाहिए पैसा। मतलब 10 रुपए अगर कानून के मुताबिक भी दिए थे तो था तो ठीक ही, टेक्निकली ठीक था। लेकिन अब उन्हें अचानक ख्याल आया कि मैं ज्यादा दे दूं। जैसे ही तोशाखाने की तफसील पब्लिक हुई, उन्होंने कहा भाई इसके पूरे पैसे मैं दूंगा, जैसे पहले उन्हें पता नहीं था। अच्छा, अब हुआ क्या मैं बताता हूँ डिटेल। उन्होंने बेसिकली ये बताया कि तोशाखाना से 15.5 लाख रुपए की एक मर्दाना रोलेक्स घड़ी उन्होंने हासिल की थी, और घड़ी की जो कानून के मुताबिक 3,04,000 रुपए अदायगी की थी। अब घड़ी के बाकी जो 12,46,000 रुपए हैं वो उन्होंने अब खजाने में जमा करा दिए। अच्छा, तोशाखाना से उन्होंने एक और घड़ी ली थी जिसकी कीमत 7,75,000 रुपए थी। कानून के मुताबिक 1,49,000 रुपए उन्होंने अदायगी कर दी थी उसकी। अच्छा। अब बाकी 6,26,000 रुपए अब उन्होंने अदा कर दिए हैं। अरे तो कर दिए ना अदा। रिलैक्स। इसी तरह 1,39,000 रुपए का कालीन तोशाखाना से उन्होंने हासिल किया था,
उसकी कीमत कानून के मुताबिक उन्होंने 20,000 रुपए अदा की थी। अब बाकी की कीमत भी उन्होंने अदा कर दी और ट्विटर पे उन्होंने तोशा खाना से ये 5 साल कबल ली थी अशिया, उनकी अदायगी की तफसीलात सारी शेयर की। उन्होंने कहा है कि जी मैंने खुद की, उन्होंने कहा कि जी मैंने कोई गलत काम नहीं किया, लेकिन किसी भी गलत फहमी को दूर करने के लिए मैंने अपने पास रखे गए तहाइफ की कुल कीमत भी अदा कर दी। अब जरा मैं एहसन इकबाल साहब की तारीफ करना चाहूंगा। हाँ, मुझे बताएं प्रॉब्लम क्या है। देखें, एक तो आदमी जो है वो पैसे दे, हाँ, एक तो पहले वाले पुराने जो कीमत थी, जो इवैल्यूएटेड कीमत थी, वो भी अदा की हुई थी, हाँ, उसके बाद ज्यादा भी दे रहे हैं, फिर भी मुसीबत है। मेरे 2-3 सवाल हैं। अच्छा बताएं। मैं गोश गुजार कर देता हूँ, आपको समझ में आए तो बता दीजिएगा, वरना मैंने थोड़ी जवाब। आपने 5 साल पहले एक चीज ली थी, 100 रुपए की मिसाल के तौर पर थी, 10 रुपए में आपने ले ली कानून के मुताबिक, ठीक है। 5 साल तक आप क्या सोच रहे थे कि मुझे 90 रुपए देने हैं बाकी या नहीं देने हैं? आज अचानक से आपको क्यों ख्याल आया? सवाल नंबर 1, ठीक है। अगर आपने ये अच्छा काम किया है तो बाकी सारे लोग भी क्या ये काम करेंगे? नहीं, मुश्किल है। तो अच्छा काम है या नहीं है? नहीं, काम तो अच्छा है, लेकिन बाकी सारे करेंगे नहीं। काम अच्छा कैसे, ये भी मैं बता देता हूँ जरा। अच्छा। एक मिनट। उस वक्त डॉलर था कोई तकरीबन 100-125 रुपए का, ठीक है। अब कितने का है? महंगा 3 से ऊपर चला गया है, ठीक है। 280 रुपए कल चल रहा था, ठीक है। तो उस वक्त अगर आप देते तो सही था। आज आप दे रहे हैं तो वैसे ही उसकी वैल्यू रुपए की तो कम हो चुकी है, तो वैल्यूएशन में वैसे ही आपने अपने आप को एक सिर्फ अच्छा मोरालिटी हाई मॉरल ग्राउंड जो है ना कभी कभी महंगा पड़ जाता है। लेकिन टाइम होता है हर चीज का, देखिए होता है। ये अचानक से आपके सामने सारे तोहफे खुल के सामने आ गए, उससे पहले आपने क्यों नहीं दिया? अगर आपको देना ही था ना तो आप पहले देते। हमारे पास ये खबर आती ना कि एहसन इकबाल साहब एक वाहिद शख्स थे जिन्होंने 100% अदायगी की थी उस वक्त जब तोहफे लिए थे, तो मैं उनको सैल्यूट करता कि सर आपने कमाल काम किया भाई, जबरदस्त काम किया। आज देने में जो है ना मंसूबाबंदी जरा सही नहीं है। बाकी ये कि उन्होंने दिए, अच्छा किया, ठीक है, चलो दे दिए, वेरी गुड, बिल्कुल। लेकिन इस वक्त जरा देर हो गई, बहुत देर की, देते। बाकी लोग देखते हैं क्या करते हैं, अगर सही है तो बाकी लोगों को भी करना चाहिए। शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब, सबने भी तो चीजें ली है ना। हाँ, वो उन्होंने जो गाड़ी ली है। हाँ, मैं तो अब इस कानून के खैर मैं तो शदीद खिलाफ। नहीं तो हुकूमत ने काम कर दिया, हुकूमत ने काम कर दिया। हाँ, मैं तो कहती हूँ भाई बदलो, क्या काम के बात इस पे हो गई है, डिस्कशन छिड़ गई। तोशा खाना पॉलिसी 2023 नाफिज कर दी गई है। गाड़ियां, घड़ियां और दीगर कीमती तहाइफ रखने पर मुकम्मल पाबंदी है। $300 से कम मालियत का तोहफा मार्केट रेट पे खरीदा जाएगा और जायद मालियत के तहाइफ रियासत की मिल्कियत होंगे और उनकी नीलामी होगी। $300 जी, $300 से, ठीक है। और ग्रेड 1 से 4 के मुलाजमीन गैर मुल्की शख्सियात से कैश बतौर तोहफा ले सकते हैं, ठीक है। और पॉलिसी की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई होगी। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, समझ में आ गई बात, बता दी, ठीक है जी। तो ये हो गई जी तोशा खाना की न्यूज़। अच्छा जी, एक और अहम खबर की तरफ आपको लेकर चलते हैं, और ये तो बहुत ही बड़ी खबर है, और ये है जी एक डील हो गई है। पाकिस्तान में नहीं हुई डील, ये बाहर की डील है। ये आप फौरन आ जाते हैं अपनी मुल्क की सियासत पे सोचने लग जाते हैं। अरब और अजम के जो झगड़े हैं उनकी तो एक तारीख है सदियों पुरानी, और जदीद दौर में ईरानी इनकलाब के बाद इसमें शिद्दत पैदा हुई। इस दौरान ताल्लुकात बनते रहे, बिगड़ते रहे, प्रॉब्लम्स आती रही। अच्छा, 2015 में अगर हम आपको याद कराएं तो हज के दौरान जो है वो भगदड़ मचने से 139 ईरानी ज़ायरीन जो है वो जाबहक हो गए थे, और ईरान ने सऊदी हुकूमत पर इसका इल्ज़ाम आयद कर दिया था कि आप मिसमैनेज था, आपने तरीका नहीं, प्रॉपर वो रास्ता नहीं बनाया हुआ था, वगैरह वगैरह। 2016 में सऊदी हुकूमत ने जो एक एहले-तशी आलिम हैं निमर उन समेत 47 अफराद को फांसी दे दी थी, और रद्द अमल में फिर जाहिर है ईरानी मुजाहिरीन जो हैं उन्होंने सऊदी सफारती जो हेडक्वार्टर था उस पर हमला कर दिया। दोनों ममालिक के ताल्लुकात इंतहाई कशीदा हो गए, बड़ी सख्त इनमें जो है वो कशीदगी पाई गई। अब चीन ने दोनों ममालिक के दरमियान सालसी का किरदार अदा करते हुए इनकी सुलह करा दी है। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और इस पर बात बहुत कम हो रही है मीडिया में। चीनी सदर शी जिनपिंग जो हैं उन्होंने इस माहिदे के बाद अपनी मुकन्नन जो जिसको हम कहते हैं कि मुकन्नना है उससे खिताब करते हुए कहा कि ईरान और सऊदी अरब में मुआहिदा कराने के बाद चीन को आलमी मामलात में अपना किरदार जो है वो सरगर्मी से अदा करना चाहिए। और इस खिताब से जाहिर ये भी होता है कि अब चीन बैनुल अक़वामी सतह पर अपना असर और रसूख बढ़ा रहा है। मशरिक़ वस्ता में इस कदम, मतलब अगर हम ये देखें कि चीन की बात करें तो इसके कदम जो है मजबूती से जम गए हैं। अफ्रीका में वो पहले ही बड़ा मुतहर्रिक था, और बाज़ाहिर यही लग रहा है कि 21वीं सदी जो है वो मशरिक़ के उरूज की सदी होगी। कुछ लोग पहले अमेरिकन इन्फ्लुएंस ज़्यादा था, अमेरिका के लिए सऊदी अरब दोस्त था, ईरान दुश्मन था। अब जो चीन ने ये काम किया है तो बड़ा अच्छा काम है, दोनों ममालिक को करीब आना चाहिए। इसमें मुस्लिम उम्मत का भी जो है वो तादाद होना चाहिए, खास तौर पे, क्योंकि देखिए
यू डिवाइड द एनिमी एंड देन यू रूल देम। ऐसे ही है। तो ये और पाकिस्तान चीन का भी बड़ा करीबी दोस्त है, तो ये भी जहन में रखिएगा कि पाकिस्तान के भी ईरान और सऊदी अरब के साथ जो डीलिंग के मामला थे, जिसमें कभी कभी हम जरा एक ऑकवर्ड सी पोजीशन में आ जाते थे, वो भी जरा आसानी से अब हम कर सकेंगे, क्योंकि चीन ने उन दोनों की सालसी करा दी है, तो उन दोनों के मामला आपस में तय पा गए। ये तो थी कुछ ट्रेंडिंग स्टोरीज। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। सुबह सवेरे पाकिस्तान में एक मरतबा फिर खुशामदीद। PSL अपनी पूरी आबोताब के साथ जारी है। 4 मैचेस रह गए हैं, अब क्वालिफायर हैं, जो प्ले ऑफ्स वाला मरहला है, और उसके बाद फिर नाजरीन फाइनल की तरफ हम जाएंगे। और आज हम आपकी मुलाकात कराते हैं PSL के 2 सुपरस्टार्स से, और ये सुपरस्टार्स मुल्तान सुल्तान से ताल्लुक़ रखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे जी उस्मान खान से, PSL में फास्टेस्ट सेंचुरी बनाने वाले बैट्समैन। बड़ी ज़बरदस्त उनकी इनिंग थी, 36 बॉल्स पर उन्होंने सेंचुरी बनाई। उस्मान हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम उस्मान, थैंक यू फॉर जॉइनिंग द शो, और बहुत बहुत मुबारक हो, आपने PSL की फास्टेस्ट सेंचुरी बनाई। किस वक्त आपको एहसास हुआ और क्या आपकी फीलिंग्स हैं इस रिकॉर्ड को बनाने में? सबसे पहले तो मैं अल्लाह पाक का शुक्र अदा करता हूँ कि मैंने कभी अपने माइंड में सोचा भी नहीं था कि 100 या 50 का, लेकिन ये था कि विकेट पे जाएंगे, देखेंगे विकेट की कंडीशन देखेंगे, तो जैसा विकेट रिक्वायर्ड हुआ उस हिसाब से खेलेंगे। लेकिन बॉल अच्छा आ रहा था, अल्लाह का शुक्र है कि प्रॉपर हिटिंग हुई। तो रिजवान भाई ने काफ़ी कुछ पार्टनरशिप जब लग रही थी तब बोलते रहे, समझाते रहे। बिल्कुल सही है, और बोलते रहना, समझाते रहने वाले लोग जो हैं वो ज़िंदगी में बड़े कम मिलते हैं, जब मिले तो उनकी कदर करनी चाहिए। अच्छा ये बताएं, T20 इंटरनेशनल्स में फास्टेस्ट सेंचुरी 35 बॉल्स पर बनाई गई थी, उस बारे में मालूम था आपको या नहीं? और इस रिकॉर्ड को तोड़ने की कोशिश नहीं की कभी आपने? मैं कभी कभी अपने माइंड में सोचता था, जब भी कोई लिस्ट आती थी ना मैच के दौरान में, तो हर वक्त मैं अपने माइंड में ये सोचता था यार इधर उस्मान खान भी कभी नाम आ सकता है। तो लेकिन यकीन नहीं होता था। जब से थोड़ी बड़े लेवल की क्रिकेट खेले हैं, एक्सपीरियंस सीखा है लोगों को देख के, तो उस वजह से बस अल्लाह पाक शायद मेरी ये दुआ कबूल कर रहा है। वाकई अल्लाह ताला दुआ कबूल करने वाला है। अच्छा, आप बैटिंग में किस बैट्समैन से इंस्पायर्ड हैं? पाकिस्तानी इंटरनेशनल किससे? पाकिस्तान में जितना टैलेंट है ना, तो बस मैंने काफ़ी UAE में भी क्रिकेट खेली है, BPL में भी खेला हूँ, लेकिन पाकिस्तान में जो क्रिकेट है उस क्रिकेट से आप बहुत कुछ सीखते हो। मैं रिजवान भाई को देख रहा था कि वो पावर प्ले में कैसे खेलते हैं। मैं पावर प्ले और लास्ट ओवर बहुत अच्छे खेलता था। अच्छा। लेकिन 6 से 14 ओवर मुझे खेलने नहीं आते। वो रिजवान भाई से मैंने सीखा है कि वो टेम्परामेंट कैसे लूज़ करते हैं, कैसे हिटिंग करते हैं, किस टाइम पे क्या करते हैं। उनसे बहुत कुछ सीखा हूँ रिजवान भाई से। अच्छा, अब ये बताएं कि लोग तो आपके फ़ैन हो गए हैं ये सेंचुरी का, आपका जो कारनामा है देख के। लोग आपकी कहानी सुनना चाहेंगे, कराची से एक लड़का कैसे इस लेवल तक पहुंचता है क्रिकेट से। अपनी इश्क की दास्तान ज़रा सुनाएं, आगाज़ से अभी तक का सफ़र बताएं। ये भी अल्लाह पाक का शुक्र अदा करूँगा कि पैदा मैं कहाँ हुआ, क्रिकेट कहाँ खेली, लेकिन लास्ट स्टेशन मेरा कराची था। कराची में मैं बहुत क्रिकेट खेला हूँ। अभी भी मैं कराची का फ़ख्र से बोलता हूँ कि मैं कराची का हूँ। कोई भी मेरे से पूछता है ना तू पंजाब का है, मैं उनको बताता था कि मैं वहाँ रहता था, लेकिन क्रिकेट सारी मैं कराची से खेला हूँ, अब मैं कराची का हूँ। लेकिन कोई यकीन नहीं करता था। तो अभी भी मैं बोलता हूँ कि मैं कराची की तरफ से क्रिकेट खेला हूँ, और सिंध का ही नाम है हमेशा मेरे दिल में। सही। अच्छा, आपने क्वेटा की तरफ से भी खेला और अब आप मुल्तान की तरफ से खेलते हैं। दोनों टीमों के साथ का एक्सपीरियंस में क्या फ़र्क है? कुछ ये था कि क्वेटा ग्लैडिएटर से मैं फ़र्स्ट टाइम खेला था PSL, लेकिन पहला मैच खेला, डेब्यू 81 किया, तो PSL कोरोना की वजह से अबू धाबी में शिफ्ट होगी। तो इतना एक्सपीरियंस नहीं था। शायद मैंने कुछ ऐसी मिस्टेक की थी जिसकी वजह से मैं पीछे आया, लेकिन वो मिस्टेक को अब मैं 1 साल 1.5 साल में मैंने कवर किया है, तो उस वजह से शायद मैं इस मकाम पे पहुंचा हूँ। तो बस ये अल्लाह के काम है सारे, अल्लाह के काम है सारे, वाकई। अच्छा, आपकी टीम के कप्तान रिजवान की ज़रा बात करते हैं। वो हमेशा फील्ड में बड़ा एंजॉय कर रहे होते हैं, कभी उनको गुस्सा भी आता है? मैंने जो रिजवान भाई में एक चीज़ नोट की है ना, वो पहले तो
चिल ही रहते हैं पूरा, फील्डिंग टाइम, बैटिंग टाइम, हर टाइम। लेकिन एक चीज़ उनमें मैंने और देखी है कि वो किसी को डांटते नहीं है। वो सिर्फ एक मरतबा आंख में आंख डाल के देख लेना तो वो अगला बंदा समझ जाता है कि रज़वान भाई गुस्से में है। क्योंकि इसलिए मैंने रज़वान भाई से काफ़ी कुछ सीखा है। सही। तो आपकी सबसे ज़्यादा वैसे दोस्ती अपनी टीम में किससे है? ऐसे मैं आपको झूठ बोलूं, सच में ये है कि मैं किसी भी प्लेयर से ज़्यादा इतना अभी अटैच नहीं हुआ, मतलब ज़्यादा क्लोज नहीं गया। वैसे हर एक से बातचीत है, लेकिन आज़म हुसैन स्टिक बॉय है, उससे मेरी काफ़ी है क्योंकि मैं उसके साथ प्रैक्टिस में लगा रहता हूँ। तो आपको पता है ये ऐसा कंपटीशन है, इधर आप हल्का सा भी लेज़ी नहीं हो सकते। बिल्कुल। तो उस वजह से उसके साथ लगा रहता हूँ। वो क्रिकेट की बात हर चीज़ करता है, मतलब गपशप ज़्यादा उससे है। अच्छा, कौन सा बॉलर ऐसा है कि जब आपके सामने आता है तो आपको स्ट्रेस होने लग जाता है? काफ़ी बॉलर फेस किए हैं, काफ़ी बॉलर खेली हैं, लेकिन मुझे जो एक्सपीरियंस क्रिकेटर है उनके मुंहों से सुनता था कि मैं बॉलर को नहीं, मैं बॉल को खेल रहा हूँ, वो चीज़ ही अपने माइंड में डालनी शुरू किया है। तो अल्लाह पाक का शुक्र है, मैं बॉलर, दुनिया में बहुत अच्छे बॉलर, हमारे पाकिस्तान सबसे स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइनअप है, लेकिन आप बॉल को खेलते हो तो आपके माइंड में डर नहीं रहता। सही है। अच्छा, अब फाइनली एक चीज़ पूछना चाहूँगा, आप यूएई में क्रिकेट खेलते हैं इस वक्त, पाकिस्तान की टीम के साथ एसोसिएट होने के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्योंकि आपने एक इंटरव्यू में अपने कहा था कि पाकिस्तान के लिए खेलना बहुत ही अनसर्टेन है। ये तो मैं बात बोलता हूँ कि पाकिस्तान में क्रिकेट खेलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप हाई लेवल पे जब खेलते हो ना तो आप पाकिस्तान लेवल में खेलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि पाकिस्तान में कंपटीशन ज़्यादा है, चांसेस कम है। तो इसलिए जो पिक करता है वो ऊपर चले जाता है, जो पिक नहीं करता वो नीचे आ जाता है। तो बस इंशाल्लाह कोशिश करेंगे जैसे नसीब में हुआ। इंशाल्लाह हम सब आपके फैंस हैं और आपकी कामयाबियों के लिए दुआगो हैं। अब बात करते हैं जी उसामा मीर से। उसामा मीर का ताल्लुक भी मुल्तान सुल्तान से है और बड़े ज़बरदस्त खिलाड़ी हैं जी उसामा मीर, और अपनी बॉलिंग का जादू जगा रहे हैं PSL में। अस्सलाम वालेकुम उसामा। वालेकुम सलाम सर, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं उसामा, और सबसे पहले तो बड़ी बड़ी मुबारकबाद आपके लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आप ये मुझे बताएं कि आप इस वक्त जो है वो मुल्तान सुल्तान का इस वक्त जो बेस्ट स्पिनर जिसको कहें वो हैं आप। तो मुझे ये बताएं कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर इतनी आपकी आला परफॉर्मेंसेज होती हैं, कैसा लगता है सबकी तवज्जो का मरकज़ बनना? जी बहुत अच्छा लगता है जब आप एक टीम के मेन बॉलर होते हैं और टीम की एक्सपेक्टेशन आपसे ज़्यादा होती हैं। तो हमेशा से ही ये चाहता था कि मैं जहाँ भी खेलूँ अपनी वैल्यू रखूँ और टीम का मेन बॉलर बनूँ। सो अल्हम्दुलिल्लाह पास से पूरे साल से मेरी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी जा रही थी, जिसकी वजह से मुझे मैं क्रेडिट देता हूँ और मुल्तान सुल्तान मैनेजमेंट को जिन्होंने मुझे पिक किया, और मैं उनका मेन बॉलर, स्पिन बॉलिंग का मेन स्पिनर। जब आप सिलेक्ट हो रहे थे तो इमरान ताहिर की जगह ले रहे थे, तो उसका कोई प्रेशर था? जी बिल्कुल, ऐसा कोई प्रेशर नहीं था, क्योंकि जब आपने काफ़ी हार्डवर्क किया होता है तो आप बस अपने एक अच्छे अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे होते हो। तो मेरे लिए वो अपॉर्चुनिटी आई है और मैं ये नहीं सोचा कि कोई है था पे या नहीं, लेकिन मुझे ये था कि मैं जहाँ भी खेलूँगा तो मुझे अपना 100% देना, और मैं उसी पर हूँ कि मैं अपना बस 100% देने की कोशिश करूँ। अच्छा, अब आप भी अपनी थोड़ी सी कहानी हमारे नाजरीन को भी सुनाएं, हमें भी सुनाएं, कैसे मुल्तान का एक लड़का इस लेवल तक पहुंच गया क्रिकेट की फील्ड में, खेलने के लेवल तक, और ज़रा अपनी भी इश्क की दास्तान सुनाएं क्रिकेट से। जी बिल्कुल, जिस तरीके से हर क्रिकेटर अपने क्रिकेट का स्टार्ट करता है अपनी गली क्रिकेट से, रूफ क्रिकेट से, उस तरह मैंने भी स्टार्ट किया। और आई वॉज वेरी लकी कि मेरे कोच थे जो मेरे कोच जो इस दुनिया में नहीं है, आमिर वसीम, जिन्होंने मुझे इस लेवल का बनाया, बॉलर बनाया, और मेरे इतना हार्ड वर्क किया। जो भी आज हूँ उनकी बदौलत हूँ, और उनकी ही बताई हुई चीज़ों को अभी तक मैं फॉलो करता हूँ, और उसी जिस तरीके से उन्होंने मुझे बॉलिंग सिखाई है उसी तरीके से बॉलिंग कर रहा हूँ। आपने भी कराची की तरफ से खेला, फिर उसके बाद लाहौर कलंदर्स का जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर है वहाँ आपकी ट्रेनिंग हुई, अब आप मुल्तान की तरफ से खेलते हैं। ये कितना क्रेडिट जाता है आपकी कामयाबियों का कराची और लाहौर को?
बिल्कुल पीएसएल जब स्टार्ट हुई, मुझे कराची किंग्स ने पिक किया, मैं मैचेस खेले, वहाँ परफॉर्मेंस की। उसके बाद मुझे इतने सच मौके नहीं मिल सके, या फिर मैं पीएसएल से आउट हुआ, डोमेस्टिक से भी आउट हुआ। तो फिर मैं क्रेडिट दूंगा कलंदर हाई परफॉर्मेंस सेंटर को, जिन्होंने मुझे अपने कलंदर हाई परफॉर्मेंस सेंटर में बुलाया और मेरे पर मेहनत की। स्पेशल थैंक्स टू आकिब जावेद भाई, समीर राना भाई एंड जो भी कोचेज़ हैं कलंदर हाई परफॉर्मेंस सेंटर में, उन्होंने मेरे पर बहुत हार्ड वर्क किया। सो ऑब्वियसली उनकी जो 3-4 महीने जो मैंने वहाँ स्पेंड किए हैं, उसके बाद मैं अपने आप को एक डिफरेंट प्लेयर फील कर रहा था। अच्छा, आपसे भी मैं अब रिजवान की थोड़ी सी बात करना चाहूंगी, आपकी टीम के कप्तान की, कि हमें तो वो फील्ड में बड़ा एंजॉय करते और खेलते कूदते नजर आ रहे होते हैं। आप बताइए, अंदर की बात तो आप हमें बता सकेंगे, क्या गुस्सा भी उनको आता है, शदीद नाराज भी होते हैं कभी? ऑब्वियसली इंसान है, इंसान को गुस्सा तो आता ही होगा, लेकिन बेटर इंसान वही होता है जो कि अपने गुस्से पर काबू रख सके। तो आई थिंक ये एक बेस्ट निशानी है उनकी, जो कि अपने गुस्से को काबू रखते हैं, और फिर इसकी वजह से हमें ये फ़ायदा ये मिलता है, तो फिर हम रिजवान भाई बेटर प्लानिंग सोच सकते हैं। तो आई थिंक वो बहुत काम है ग्राउंड में, और जिसकी वजह से हमें बहुत मदद मिलती है। सही। तो आपकी जो है वो सबसे ज़्यादा दोस्ती अपनी टीम में किससे है? जी बिल्कुल, दोस्ती तो सबसे ही है, लेकिन मेरी कुछ ज़्यादा दोस्ती मैनेजमेंट के साथ है, और क्योंकि पास में भी काफ़ी टूर्नामेंट्स में साथ रहा हूँ उनके, तो काफ़ी अच्छा रिलेशन बना हुआ उनके साथ, इसलिए। अच्छा सही है। अच्छा, अब आपकी हाइट के बारे में भी बड़ी जो है वो बातचीत होती है, क्या लोग उससे कोई आपका निकनेम रखा हुआ है, उसके हवाले से दोस्त कोई तफरी आपके साथ करते हैं, कोई शोगल मेला, या कोई आप एडवांटेज ज़ाहिर लेते हो अपनी बॉलिंग में अपनी हाइट का? नहीं, सच कुछ है मेरे दोस्त जो मुझे लाइक हाइट लंबी होने की वजह से लंबा बोलते हैं मुझे, तो बाकी ये एडवांटेज भी है, मुझे बहुत ज़्यादा नेचुरली बाउंस मिलता है मुझे, और जितना मैं हो सके अपनी हाइट का फ़ायदा उठाता हूँ, और सही। अच्छा, फाइनली मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे कि आप ज़रा एक PSL जो इस वक्त टूर्नामेंट जो चल रहा है वो खेल रहे हैं, 250 रन बन रहे हैं, ऐसी विकेट्स बनाई हुई हैं, तो बॉलर्स के साथ ये जुल्म नहीं है? जी बिल्कुल, एक चैलेंज है, डिफरेंट चैलेंज है। जब आपको इस तरह का फ्लैट पिच मिलता है और विद द स्मॉल बाउंड्रीज, तो आपके लिए एक चैलेंज होता है, तो एज अ चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं। और क्योंकि अगर यहाँ हम अगर अच्छी बॉलिंग करेंगे, तो यही माइंडसेट लेकर आऊँगा, मैं यहाँ इस पिच पे अच्छी बॉलिंग करूँगा तो मुझे जो स्पोर्टिंग ट्रैक्स होंगे उसमें मैं अनप्लेएबल हो जाऊँगा। सिर्फ इसी माइंडसेट के साथ जाता हूँ कि मुझे इस चैलेंज को एक्सेप्ट करना है और यहाँ बेटर से बेटर करना है, ताकि मैं जो आगे मुझे पिचेस मिलेंगे उसके लिए मेरे लिए आसानियाँ होंगी। तो कोई खास टेक्निक यूज़ करते हैं ऐसे ट्रैक्स पर? ट्रिक्स ऐसे कुछ नहीं है, कोई जादू तो है नहीं है मेरे पास, लेकिन ये है कि कोशिश करता हूँ अकॉर्डिंग टू द बैट्समैन बॉलिंग की जाए, क्योंकि जो हमारे एनालिस्ट हैं वो उन्होंने सारी चीज़ें प्रोवाइड की होती हैं कि बैट्समैन की स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है। तो फिर कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उनकी स्ट्रेंथ पे बॉलिंग ना की जाए, उनको जितनी हद तक हो सके अनकम्फर्टेबल किया जाए, तो इसी पर मैं कोशिश करता हूँ। बिल्कुल, थैंक यू जी उसामा मीर साहब, आपने वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। हम सब आपके फ़ैन हैं और दुआ करते हैं कि आइंदा भी आप इसी तरीके से ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस दिखाते रहें क्रिकेट में। नाजरीन, वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा जब हम हाजिर होंगे तो कुछ टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, साइंस की बात करेंगे, तजर्बों की बात करेंगे। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। अब जरा वक्त हुआ है उर्दू सीखने का। अच्छा। और उर्दू हम सिखाएंगे आपको, और आज तो मिस हैं शिफा यूसुफ से जी, मिस तो मिस सिखाएंगी उर्दू। उस्तानी जी, हंसे मत, मतलब उस्तानी बिल्कुल। चश्मा भी होना चाहिए, लेकिन वो चश्मा आप मेरा घर पड़ा हुआ है, लेकिन हाँ चश्मा मैं मिस जो है मिस आपको उर्दू सिखाएंगी। बिल्कुल नाजरीन, ये मिस। हाँ, चलो बच्चों, अब पहले तो मैं आपको सुनाऊंगी एक गाना आज का, बड़ा जबरदस्त पुराने वक्तों का गाना। और मुझे तो जब अवैस ने ये सेगमेंट मुतारिफ कराया प्रोग्राम में, तो मुझे तो मौका मिल गया गाने सुनने और सुनाने का। एंजॉयमेंट तो उर्दू सीखे ना सीखे, एंजॉय जरूर आप करेंगे, लेकिन उर्दू का जो इसमें वर्ड है वो आप बताइएगा कि किस वर्ड की वजह से मैंने ये गाना सुना। पकड़ लिया। अदा, बिल्कुल, वर्ड अदा बड़ा खूबसूरत मुझे लगा। और ये दो गाने तो वैसे कवाली, और ये गाना तो वैसे मेरा ऑल टाइम फेवरेट एवरग्रीन, ये अदा, ये नाज, ये अंदाज आपका। और फिर ये कवाली भी जो है नुसरत खान साहब की, ये भी कमाल। तो
तो अदा वर्ड जो है, हम अक्सर कहते हैं स्टाइल, अंदाज, ये क्या स्टाइल मार रहे हो, हरकत, एक्टिंग। तो वो जो अदा वर्ड है या अदाएं वर्ड है, वो हम अक्सर, अच्छा अब इधर भी वही कॉन्टेक्चुअल जो है वो मामला है रोमांटिसिज्म का, ज्यादा अदाएं ना दिखाएं प्लीज, देखिए आप नखरे भी ना दिखाएं, ये भी इस तरह भी इस्तेमाल होता है। बिल्कुल, तो वो अदाओं का मामला है कि अदाएं। अच्छा वैसे इस कवाली में तो आपको और भी बड़े अल्फाज मिलेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो है वो हसरतें, हसरतें, हसरतों का जनाजा उठाए, तो हसरतें जो वर्ड है कि मेरी बड़ी हसरत है, अब वो हम अक्सर कहते हैं मेरी ख्वाहिश है, मैं चाहता हूँ, तो वो हसरत वर्ड जो है खास उर्दू में स्पेसिफिक उस फीलिंग के लिए वर्ड मुतारिफ कराया गया है। तो आप क्यों इधर उधर दाएं बाएं घुमाते हैं, हसरत कहें जब किसी चीज को दिल कर रहा हो। अच्छा लेकिन ये भी नहीं कह सकते अम्मी के सामने आप कहें मुझे हसरत हो रही है कि मैं कड़ी पकौड़ा खाऊं, वो तो ना हसरत के साथ जा रहा है ना कड़ी जिंदगी में तूने कभी पकौड़ा नहीं खाया, कड़ी इस तरह कहेंगी वो फिर। लेकिन हसरत एक अच्छा लफ्ज है, लेकिन जो अदा का लफ्ज है वो ज्यादा अच्छा लगता है। मतलब ये आपका एक अंदाज या आपका गुफ्तगू का इसमें तरीका भी आ सकता है। अदा में आपकी बहुत सारी चीजें आ सकती हैं और हम अगर इसको इस्तेमाल करें, लेकिन वही बात है कॉन्टेक्स्ट सही वाला इस्तेमाल करें, उसके बाद की फिर हमारी गारंटी नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि फिर सैंडल से अदा देख के जो है ना वो कुछ भी हो सकता है, वो भी एक अदा होगी जो आपको नजर आएगी सैंडल में। अहमद फराज ने कहा था ना, यूं ही मौसम की अदा देख के याद आया, यूं ही मौसम की अदा देख के याद आया, इस कदर जल्द बदल जाते हैं इंसान जाना। अल्लाह। ये बदल जाते हैं इंसान, लोगों की बदलने को मौसम की अदा से, मौसम जिस तरह तेजी से बदलता है उस हिसाब से जो है वो उन्होंने रिलेट किया है। तो बड़ी खूबसूरत ये आपने सिलेक्शन की, वेरी गुड जी, मजा आया। अदा बिल्कुल, अब अगले गाने अवैस लेके आएंगे जो भी लाएंगे, और लेकिन ये है कि ये तो गाने सुनने का भी मुझे बहाना मिल गया। अदा पर हो गया फिदा, वाह वाह वाह, आपसे हम कैसे हो जुदा, वाह वाह वाह, क्या बात, साथ रहे सदा। हाँ अगर ये अब मेरा शुरू हो रहा है, मैं शायरी करना शुरू कर दूंगा, रहने दे, मेरे ख्याल में ब्रेक वगैरह नहीं, हम ब्रेक ही लेंगे, सीधा ब्रेक की तरफ जाएंगे हम, कहीं दाएं बाएं हुए बगैर, और ब्रेक से वापस आएंगे तो प्रोग्राम में बहुत कुछ है। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। पाकिस्तान की मुआशी मुश्किलात ने जिस तरह तमाम शोबों को बुरी तरह मुतासिर किया है, इसी तरह हेल्थ केयर का निज़ाम भी मसाइल से घिर चुका है। और पाकिस्तान की मकामी अदविया साज जो 56 कंपनियां, उन्होंने ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान यानी कि ड्रैब को बता दिया है कि वो 1350 जान बचाने वाली ज़रूरी अद्वियात जो हैं उनकी तैयारी से माजूर हो चुकी हैं। इससे कबल मुल्की और गैर मुल्की कंपनियों ने 150 अद्वियात बनाना बंद कर दी थी। इनमें टीबी, ज़हनी बीमारियों, अमराज क़ल्ब, एंटी एलर्जी, अल्सर और हेपेटाइटिस जैसे जो वैक्सीन हैं ये भी शामिल हैं, और ज़रूरी अद्वियात शामिल हैं। इसके अलावा जो लाइफ सेविंग ड्रग्स जिनको हम कहते हैं, ये कंपनियां हुकूमत से अद्वियात की कीमतों में इजाफे का मुतालबा कर रही हैं। अब तक 60 से ज़ायद मकामी जो कंपनियां हैं वो हुकूमत को तकरीबन 1500 खतूत लिख चुकी हैं, मगर हुकूमत की तरफ से कोई खास उनके हवाले से बात जो है वो सामने नहीं। हमें ये देखना है ना कि इस मामले में कसूरवार कौन है, हुकूमत का कसूर है, फार्मास्यूटिकल कंपनियों का कसूर है, कौन कौन सी अद्वियात ऐसी हैं कि जिनकी किल्लत हो सकती है आने वाले दिनों में। और चूंकि हुकूमत खुद मुआशी मुश्किलात का शिकार है, इलेक्शन सर पर हैं, तो क्या हुकूमत अद्वियात की कीमतें बढ़ने का इजाज़त देने का जो है वो मुश्किल फैसला कर सकती हैं। और फिर डॉलर आपको पता है ब्लैक मार्केट में मिल रहा है, बिल्कुल तो क्या अद्वियात भी अब इसी तरह मिलेंगी? इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जी पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के साबिक चेयरमैन कैसर वहीद साहब। अस्सलाम वालेकुम कैसर साहब। जी बहुत शुक्रिया, वालेकुम अस्सलाम। कैसर साहब, सबसे पहले तो अगर थोड़ा सा आप आगाह करें कि जो खत फार्मास्यूटिकल कंपनीज की तरफ से लिखा गया है ड्रैब को, इसका बुनियादी मतन क्या है और क्या मुद्दा बयान किया गया है? देखें जी, आज से कोई 3 महीने पहले 4 महीने पहले हमारे साथ एक वाक़या हुआ कि इकोनॉमिक कंडीशंस की वजह से बैंकों ने हमारी एलसियाँ खोलने से इनकार कर दिया, बैंक कॉन्ट्रैक्ट, और जो पोर्ट पे माल आ गए थे उनको रिलीज़ करने से इनकार कर दिया। यहाँ से शॉर्टेजेस शुरू होना चाहिए। इंटरनेशनल मार्केट में आपको पता है कि तमाम मटेरियल्स की यूक्रेन वॉर के बाद इंटरनेशनल मार्केट में हर मटेरियल की प्राइसेस एस्केलेट कर गई, और मैनी एट टाइम हमारे मटेरियल की प्राइसेस तकरीबन 500-1000% कीमतें बढ़ गई। दूसरा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बेताशा बढ़ गई। ये सारे वाक़यात हो रहे थे। मीनवाइल डॉलर अप्रिशिएट होना शुरू हो गया और 170 रुपए से डॉलर पैरिटी
चेंज होके 280 और आज 285 पे डॉलर है। इन सारे फैक्टर्स ने फार्मा इंडस्ट्रीज को मजबूर कर दिया कि प्रोडक्ट बनाना उनके लिए मुमकिन नहीं रहा। सबसे पहले मटेरियल इंपोर्ट करना, क्योंकि मटेरियल की प्राइसेस चेंज हो चुकी थी। उनकी कॉस्ट जो प्राइसिंग फिक्स हुई थी वो आज से 3 साल पुरानी प्राइसिंग थी, आज 3 साल के बाद रियलिटी। और तमाम लोग, आप भी, मीडिया वाले भी इस चीज़ों को देख रहे हैं कि क्या हालात चल रहे हैं इस इकोनॉमिक क्राइसिस की बेसिस पे। तो इंडस्ट्री के लिए दवा बढ़ाना मुश्किल हो गया। हमें आवाम की मुश्किलात का ख्याल है। हमारे भी बुजुर्ग हैं, हमारे भाई हैं, हमारी बहनें हैं जिनको अद्वियात की ज़रूरत रहती है। कई हमारे रिश्तेदार अस्पतालों में होते हैं जिनके लिए मुश्किलात हो गई है। एनीस्थीसिया की, उनके क्रिटिकल ऑपरेशन है, लेकिन एनीस्थीसिया की अद्वियात या बेहोश करने वाले गैसेस और वो प्रोडक्ट भी नहीं है। इस तरह हमने देखा कि माजी में बहुत तेज़ी के साथ यूटिलिटी चार्जेस बढ़े, गैस की चार्जेस, बिजली के चार्जेस, इवन पानी। हम फार्मा इंडस्ट्री में पानी भी खरीद के इस्तेमाल करते हैं और आपको पता है फार्मा इंडस्ट्री का पानी बड़ा एक एसेंस किस्म का, एक तरह से रॉ मटेरियल के तौर पे इस्तेमाल होता है। इन चीज़ों ने मजबूर किया कि हमने हुकूमत को बारहा वफूद की सूरत में, ख़त किताबत की सूरत में, और जिस तरह भी हम मीडिया ने हमारे साथ बड़ा ताउन किया। हम मीडिया के तहे दिल से मशकूर हैं कि उन्होंने हमारी आवाज़ को कि ये जो आप कह रहे हैं कि इंटरनेशनली रॉ मटेरियल की प्राइसेस बढ़ गई हैं, कैसर साहब, इंटरनेशनली जो आप कह रहे हैं कि रॉ मटेरियल की प्राइसेस बढ़ गई हैं, तो इसका मतलब है कि बैरून ममालिक भी जो दवाएं हैं उनकी कीमतें बढ़ी होंगी, ऐसा ही है? देखें, वहाँ दुनिया में बहुत शायद शादो नाज़िरी कई मुल्क हैं जहाँ प्राइस कंट्रोल है। ठीक है, अगर हम मिसाल अपने पड़ोसी मुल्क की देते हैं और हम बांग्लादेश की मिसाल देते हैं, तो वो लाइफ सेविंग ड्रग जिनको एसेंशियल WHO की लिस्ट है, जिनको हम एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट कहते हैं, EML, उसकी प्राइसेस गवर्नमेंट स्टेक होल्डर के साथ बैठ के तय करती है और मिनिमम प्रॉफिट की बेस पे वो कंपनियां वो प्रोडक्ट बनाती हैं। पाकिस्तान में हर कैप्सूल, हर टैबलेट, हर सिरप का चमचा, हर इंजेक्शन की प्राइस कंट्रोल जो है फेडरल गवर्नमेंट करती है। ड्रग एक्ट के सेक्शन 12 के तहत फेडरल गवर्नमेंट इज एम्पावर्ड टू फिक्स द प्राइसेस ऑफ द मेडिसिन। अब फेडरल गवर्नमेंट का सुप्रीम कोर्ट के बाद मुस्तफ़ा केस में ये फैसला हुआ कि जो एंटायर कैबिनेट है फेडरल गवर्नमेंट की, वो दवाओं की कीमतों का तयन करेगी। अब ये पता है फेडरल गवर्नमेंट में कितने लोग टेक्निकल होते हैं जो अद्वियात के मामलात को समझते हैं। उन्होंने मेरे ख्याल में कभी फार्मा इंडस्ट्री में जाके देखा भी नहीं होगा कि किस तरह के हमारे कंट्रोल पैरामीटर्स होते हैं, किस तरह का हमारा टेक्निकल स्टाफ होता है। तो अद्वियात की कीमतों का तयन डायरेक्ट सिचुएशन है क्या अभी इस वक्त? 95% क्या इसकी भी ब्लैक मार्केट, लोग ये भी बात कर रहे हैं कि जिस तरह डॉलर की ब्लैक मार्केट डेवलप कर गई है, उसी तरह ड्रग्स की भी ब्लैक मार्केट, ये जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं उनकी भी ब्लैक मार्केट डेवलप कर जाएगी और लोग एक दूसरे से पूछेंगे कि भाई तुम्हारे पास पड़ी है तो मैं इतने में भी खरीदता हूँ, हाँ मेरे पास पड़ी है मैं इतने में बेच रहा हूँ। ये भी हो सकता है क्या? बदकिस्मती से ये शुरू हो चुका है। बदकिस्मती से अद्वियात की शॉर्टेजेस की वजह से हमारे जो पाकिस्तान में एक कल्चर है कि जब शॉर्टेजेस होती हैं तो जो रैकेटियर होते हैं, स्टॉकिस्ट होते हैं, वो अपना मुनाफा बेताशा बढ़ा देते हैं। इस वक्त कई अद्वियात हैं। हमें जो असल खतरा है ब्लैक मार्केट से ज़्यादा खतरा हमें स्पूरियस ड्रग का है कि अगर असली दवा नहीं मिलेगी तो जाली अद्वियात इस वक्त बेताशा आ रही है मार्केट में, जिससे नुकसान है। एक तो महंगी दवा खरीदने, बिल्कुल सही, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर वो जाली अद्वियात बिकना शुरू हो जाएंगे, उनकी वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। अब हुकूमत का रिस्पॉन्स क्या है? हुकूमत क्या कह रही है कि हम कुछ करेंगे इस पर, या अभी मामला लटका हुआ है? बदकिस्मती से हमारी जो पार्लिमान है, जो हुकूमती लोग हैं, उनमें से कोई भी दवा के शोबे से वाबस्ता नहीं है, तो उनकी समझ इतनी नहीं है। ना वो आटा कंट्रोल कर रहे हैं, ना वो चावल कंट्रोल कर रहे हैं, ना दालें, ना तेल, कोई चीज़ वो कंट्रोल कर नहीं पा रहे। सिर्फ एक दवाओं पे इसलिए कतगन है क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट एम्पावर्ड है। कानून ड्रग एक्ट 1976 के तहत दवाओं की कीमतों का तयन करना, इसलिए बदकिस्मती है पाकिस्तान में कि पाकिस्तान अगर वो एम्पावरमेंट ना हो तो फिर तो फार्मास्यूटिकल जो चाहे प्राइस रख दे, ये भी तो प्रॉब्लम होगा ना। मतलब अगर फार्मास्यूटिकल एक प्राइस किसी दवा की जो है वो 100 रुपए से डायरेक्ट 1000 कर दे तो फिर पूछेगा कौन उनको? पॉसिबल नहीं है। 700 मैन्युफैक्चरर हैं
कंपटीशन है मार्केट में, ऐसा पॉसिबल हो नहीं सकता। ये कोई चावल बनाने वाले नहीं ब्लैकमेल, या आटा बनाने वाले ब्लैकमेल हम नहीं कर सकते। हमारे 700 मैन्युफैक्चरर हैं मार्केट में, और पाकिस्तान में आप देखें दुनिया की सस्ती तरीन दवा बनती है आज भी इन हालात में भी। और ये हमने स्टैटिस्टिक्स के तहत बात कर रहे हैं, एक इंटरनेशनल इदारा है जिसको IMS कहते हैं, उसकी स्टैटिस्टिक्स है कि पाकिस्तान में अद्वियात की कीमतें दुनिया से कम तरीन है, इवन पड़ोसी मुल्क से भी कम है, बांग्लादेश से भी कम है, तो वो इसी वजह से होगी ना, श्रीलंका में ये हुकूमत ने कंट्रोल रखा हुआ होगा। ये मतलब मैं एक आपके सामने एक आर्गुमेंट पेश कर रहा हूँ जो मेरे जहन में इस वक्त बात आ रही है। अगर वो कदगन हट जाए तो फिर तो मनमानी कीमत होगी, मतलब जो चाहे करें, फिर तो कोई पूछने वाला ही नहीं होगा। कार्टेल्स बनते हुए हमने देखे हैं, मतलब ये भी तो हो सकता है। नुकसान अवाम को ये हो रहा है कि अवाम को अद्वियात नहीं मिल रही। अगर ये कंट्रोल है तो इसका फायदा होना चाहिए। एक हाई कोर्ट में केस चला, उसमें एक मोहतरम मौजूद जज साहब के रिमार्क्स थे कि वो दवा महंगी है जो मिलती नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है कि एक जज के मुंह से ये अल्फाज सुनना, वो दवा महंगी है जो मिलती नहीं है। अगर मरीज बीमार है किसी के घर में भी और उसको दवा नहीं मिल रही और वो जहाँ बलब है, तो आप ये देखें वो कुछ भी करके लेने के लिए तैयार हो। हम नहीं कहते कि हम दवाइयां महंगी बेचेंगे, हम नहीं चाहते। हम तो सिंपली ये चाह रहे हैं कि जो प्राइस एडजस्टमेंट इन्फ्लेशन की वजह से हो रही है, आप 45% जिस मुल्क में इन्फ्लेशन हो, 45% इन्फ्लेशन हो, और ये इन्फ्लेशन आप पिछले 3 महीनों में हुआ है। अच्छा, कितने आखिरी चीज बताइएगा सर, कितने दिन तक अगर ये मामला सही तरीके से हुकूमत ने डील नहीं किया तो दवाओं की किल्लत हो जाएगी? देखिए, दवाओं की किल्लत से शुरू हो चुकी है। मैं खामखा ऐसी बात नहीं करना चाह रहा, मीडिया पे आपका मुक़द्दर दायरा है, इससे आपके प्लेटफॉर्म से मैं ऐसी कोई बात नहीं करूंगा। दवाओं की किल्लत शुरू हो चुकी है इस वक्त। अगर आपके जो फील्ड के लोग हैं माशाल्लाह, जो साफ़ी है मोहतरम, उनको भी पता है, वो मार्केट में जा रहे हैं, और इस वक्त तमाम मेडिकल स्टोर फार्मेसी वाले चिल्ला रहे हैं कि कई हम तो हर दवा को जान बचाने वाली दवा कहते हैं, लेकिन जो वाकई ऐसी दवाएं होती हैं जो कि इनको क्रिटिकल तरीके से मेडिसिन कहा जाता है, वो भी मार्केट में इस वक्त नापैद होती जा रही हैं। हम इसके कसूरवार नहीं है, हुकूमत वक्त। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। कैसर वहीद साहब हमारे साथ मौजूद थे, चेयरमैन थे फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के। बिल्कुल, वाकई अहम बात है कि दवाओं की जो मामलात हैं, अगर वो दवाएं नहीं मिलेंगी तो लोगों की परेशानियों में इजाफा होगा, हॉस्पिटल्स पर बोझ बढ़ेगा। इस पर हुकूमत को सही तरीके से सोचना चाहिए और कुछ अमल करना चाहिए। जो भी तजावीज़ है, साथ मिलकर बैठने से ही मसला हल होगा, वरना ये क्राइसिस इस तरीके से चलते रहेंगे। सियासत की तरफ आते हैं जी। सियासत की तरफ आते हैं। सियासत में तो बड़ी टेंशन है। टेंशन किया एक और मसला सामने आ गया। अब देखें, ये हुआ कि जब PTI के जो मुनहरिफ अरकान हैं, उन्होंने पंजाब असेंबली में हमजा शहबाज को वोट दिया, तो एक तवील कानूनी जंग के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ फैसला दिया, और इलेक्शन कमीशन के कहने पर मुनहरिफ अरकान जो 25 थे जो कौमी सूबाई असेंबली के, उनको डीसीट कर दिया गया। इन नशिस्तों पर दोबारा इंतखाबात हुए तो मुनहरिफ अरकान की अक्सरियत को शिकस्त हो गई, जिसके बाद जाहिर है दूसरी तरफ PTI थी, एक तरफ ही मुनहरिफ अरकान थे, वो हार गए। अच्छा, जिसके बाद नून लीग में ये गुफ्तगू छिड़ गई कि उन्हें अपनी जमात के उम्मीदवारों को टिकट देने चाहिए थे, बजाय इसके कि वो मुनहरिफ अरकान को टिकट देते। और यही वजह है कि PTI से मुनहरिफ होने वाले जो अरकान हैं उनके लिए मुश्किलात पैदा हो रही हैं। अब मीडिया में ये बात सामने आ रही है कि नून लीग सिर्फ उन मुनहरिफ अरकान को टिकट देगी जो हलकों में मजबूत उम्मीदवार होंगे जी। और सलमान नईम जो है वो भी एक ऐसे ही मुनहरिफ रुकन असेंबली हैं। गुज़िश्ता दिनों उनका शिकवा सोशल मीडिया पर आया था कि नून लीग उन्हें टिकट नहीं दे रही, लेकिन बादशाह उन्होंने इसकी तरदीद कर दी थी। इस रविश से कई सवाल उठ रहे हैं कि वफादारी लीडर से होनी चाहिए या ज़मीर से। क्या मुनहरिफ जो अरकान हैं उन्होंने अवाम का मूड समझने में गलती की? क्या इन अरकान असेंबली की जो मुस्तकबिल की सियासत है वो ख़तरे में है? क्योंकि ज़ाहिर है जब आप एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी की तरफ चले जाते हैं और आप वोट का हक अपना इस्तेमाल करते हैं, जो कि ज़ाहिर है आपका एक हक है, लेकिन इस पर भी बहस ये होती है कि वोट क्या पार्टी की अमानत है या उस शख्स की जाती तौर पर आप अपने तौर पर जाती तौर पर वोट दे सकते हैं। क्योंकि ज़ाहिर है ऐसा नहीं होगा कि आपको अपनी पार्टी की हर बात सही समझ में आ रही हो और आपका उस पर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी हो सकता है। तो अगर इस तरह का मामला हो तो फिर करना क्या चाहिए और कैसे फिर इस तरह की चीज़ों को डील किया जाए? अगर ये मामला हो गया और डीसीट हो गए ये लोग, तो फिर अब इनका वाकई मुस्तकबिल क्या है? और अगर नून लीग इनको फिर से टिकट देती है तो क्या नून लीग फिर से इतना बड़ा रिस्क लेने को तैयार है? बिल्कुल। एक सवाल ये भी है एक सवाल ये भी है कि सलमान नईम साहब जो हैं वो हमेशा से PTI के रुकन नहीं थे, और मतलब एक तरह से टिकट होल्डर नहीं थे।
उनको जो है वो मुल्तान में जब उन्होंने पहले इलेक्शन जीता था तो वो मखदूम जैन कुरैशी के अगेंस्ट गालिबन वो इलेक्शन जीता था उन्होंने, और जैन हार गए थे और सलमान जीत गए थे, और सलमान एक बतौर आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से जीते थे, और फिर ये पीटीआई में एक तरह से उन्होंने शमूलियत इख्तियार की और मांगा तो होगा इन्होंने टिकट, लेकिन वो जैन को मिल गया था उस वक्त। और फिर अब जब मखदूम जैन कुरैशी जो हैं वहाँ पर इलेक्शन लड़े तो वो जैन जीते और ये हार गए। तो ये वाला जो सिलसिला है, इस किस्म की गेम जो है वो चेस बोर्ड है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। एक वक्फा ले लेते हैं, छोटा सा वक्फे के बाद जब हम वापस आएंगे तो सलमान नईम साहब से बात करेंगे कि भाई अब आगे क्या होगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। पीटीआई के साबिक रुकन सलमान नईम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने कि पीएमएलएन की तरफ रुख कर दिया था और हमजा शहबाज को वोट डाल दिया था और इमरान खान और उनकी जमात से मुनहरिफ हो गए थे। अस्सलाम वालेकुम सलमान साहब। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपका जी। थैंक यू सलमान साहब, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले थोड़ी सी हम चाह रहे हैं नाजरीन के लिए क्लैरिटी हो जाए कि जब आपने पहली दफ़ा तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार की थी तो उस वक्त आप बतौर आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़े थे, ऐसे ही है? जी बिल्कुल, मैं करेक्शन कर दूं कि मेरा जो मुकाबला था वो मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब से था, जो जैन कुरैशी के वालिद हैं और पीटीआई के वाइस चेयरमैन है। वो सीएम के लिए कर रहे थे प्रोविंशियल असेंबली का इलेक्शन जी। तो मैं आज़ाद हैसियत में उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ा और अल्लाह ताला ने कामयाबी दी। बिल्कुल मैं वो वाला मुनहरिफ नहीं हूँ कि जिसने पीटीआई से टिकट जो है वो स्विच किया है। मैं उसके बाद फिर पीटीआई ज्वाइन की जहांगीर तरीन साहब के साथ, क्योंकि शाह महमूद से आपको पता है कि मेरा मुकाबला था, उनसे जीता, तो फिर उसके बाद वो क्लैशेस चलते रहे, इस वजह से जहांगीर तरीन के साथ फिर मैं पीटीआई में शामिल हुआ। तो अब फिर नून लीग ने आपके साथ क्या किया? ये जो आपका एक शिकवा सामने आया था, ये शिकवा क्या था? जी बिल्कुल, नून लीग ने कुछ भी नहीं किया। मैं अपनी मर्जी से नून लीग में शामिल हुआ और उसकी वजह ये थी कि जब मैं पीटीआई में शामिल हुआ 2018 में जीत के, तो उसके ठीक 7 दिन बाद यानी एक हफ्ते बाद पीटीआई ने मुझ पे एक केस कर दिया कि मैं एलिजिबल नहीं था इलेक्शन लड़ने के लिए ड्यू टू माई एज, यानी 25 ईयर्स उसकी एलिजिबिलिटी होती है जब आप इलेक्शन लड़ते हैं। तो पीटीआई ने मुझ पे एलिजिबिलिटी का केस कर दिया, जो कि सुप्रीम कोर्ट तक चलता रहा और तकरीबन 2-2.5 साल में अदालतों में ये साबित करने में मुझे लगे कि मेरी एज जो है वो मैं क्वालिफाई करता था, मेरी एज पूरी थी। उसके बाद जब मैं सुप्रीम कोर्ट से जीत भी गया तो उसके बाद पीटीआई ने किया था आपने मुकदमा या किसी पीटीआई के रुकन ने किया था? जी शाह महमूद कुरैशी साहब ने मुकदमा किया। अटॉर्नी जनरल जो पीटीआई के थे वो मेरे खिलाफ पेश होते थे, हामिद खान साहब जो पीटीआई के लॉयर थे वो मेरे खिलाफ पेश होते थे, यानी एज अ पार्टी जो है वो मेरे खिलाफ चल रहे थे। तो मैंने ये बात कई दफा इमरान खान साहब को बताई, लेकिन उन्होंने उस अच्छा, फिर ये जो शिकवा आपका सोशल मीडिया पर आया था, उनको छोड़ना पड़ा। आपका जो सही ठीक, बड़ी देर से आपने वैसे उनको छोड़ा, पहले नहीं छोड़ा आपने उनको, मौका आया तो छोड़ा, ऐसा क्यों? भाई मौके पे ही चौका मारा जाता है शिफा। नहीं, मैं वैसे उनसे पूछ रही हूँ कि ये तो जीतने के बाद ही फौरन ही पार्टी ने मुकदमा इनके खिलाफ कर दिया, तो इनको तो चाहिए था फेंक दे उनके मुंह पे टिकट और कहते जाओ अपना काम करो। नहीं, मैं तुम लोग, वो जीता हुआ एक खिलाड़ी था भाई उस वक्त। टिकट तो उन्होंने मुझे दिया ही नहीं था ना, मैं उनके मुंह पे क्या फेंकता। मैं 3 साल मुकदमा लड़ता रहा, इस वजह से मैंने आपको बताया ना कि मेरी तो मेंबरशिप भी काफी अच्छा शामिल तो हो गए थे ना उनके साथ, सुप्रीम कोर्ट में लड़ता रहा। जीत के आप पीटीआई का रुकन बन गए थे, इसीलिए तो मुनहरिफ कहलाते हैं। मैं वो समझने की कोशिश बिल्कुल मैं शामिल हो चुका था किया कि आपने पीटीआई को छोड़ना है, डिस्पाइट द फैक्ट कि वो आपके खिलाफ इतना बड़ी जंग लड़ रहे थे। बिल्कुल, मेरी इमरान खान साहब से बहुत मुलाकातें हुई और हमेशा हर मुलाकात में उन्होंने मुझे ये शो किया कि अब जो है ये मुकदमा खत्म हो जाएगा और शाह महमूद कुरैशी साहब जो है ना वो आपको तंग नहीं करेंगे, क्योंकि वो जाहिर है उनके कुछ और मामलात होंगे शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ। वो वाइस चेयरमैन है पीटीआई के, वो ऐसा मेरा इतना साथ नहीं दे सकते थे, तो मैंने इस वजह से छोड़ा। और जो पिछले दिनों की आप बात कर रहे हैं कि मैंने कोई शिकवा किया है नून लीग से, बिल्कुल वो एक, मैं समझता हूँ कि ऐसा मैंने कोई बयान नहीं दिया, उसको शायद गलत तरीके से लिया गया, शायद वो किसी जगह से प्लांटेड था। मैं तो बिल्कुल में खड़ा हूँ, बल्कि पिछले दिनों
मरियम नवाज साहिबा जब मुल्तान में ही कन्वेंशन किया तो मैंने उसको होस्ट किया अल्हम्दुलिल्लाह, और मैंने बड़ा अच्छा प्रोग्राम किया है, और मैं मुस्लिम लीग नून के सारे प्रोग्राम्स में हिस्सा भी ले रहा हूँ और बल्कि होस्ट कर रहा हूँ मुल्तान में। अब अगले इलेक्शन में नून लीग ही आपको टिकट देगी, ये तय है? जी बिल्कुल, मैं PMLN से ही इलेक्शन लड़ूंगा, और मेरा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड, मेरी कोई फैमिली पॉलिटिक्स नहीं करती थी। मैं पहला शख्स हूँ, मैं तो 2016 से पहले हम लोगों को यानी पॉलिटिक्स की ABC का भी नहीं पता था। तो उसके बाद मैं पॉलिटिक्स मैंने जब ज्वाइन की, आज़ाद हैसियत से जीता। पहली दफ़ा मैंने PMLN का टिकट लेके इलेक्शन लड़ा, जो बाई इलेक्शन है, और वो बिल्कुल लूज़ किया मैंने, लेकिन पहले से ज़्यादा वोट लिए। अगर मैंने 2018 में 36,000 वोट लिए थे तो मैंने अब 41,000 वोट लिए, तो मैंने पहले से ज़्यादा यानी मैंने वोट लिए। ठीक है, मैंने लूज़ किया, इलेक्शन में हार जीत होती है, जब आप इलेक्शन लड़ते हैं कोई हारता है कोई जीतता है, लेकिन दोबारा तो अब नून लीग की तरफ से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, वो आपको टिकट देने पर मुकम्मल तौर पर राजी हैं? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है जी अवैस भाई, अगर प्रॉब्लम होगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगा इंशाल्लाह। नहीं, मैं तो चाहता हूँ प्रोग्राम ना हो भाई, अच्छी बात है, हम आपकी इलेक्शन कैंपेन कवर करेंगे आपके पास आकर आएंगे। ये तो एक अच्छी बात है, प्रॉब्लम बिल्कुल मैं आपको जरूर बताऊंगा, आप मेरी सिफारिश कर देंगे तो इंशाल्लाह काम हो जाएगा, कोई मसला नहीं। हमारी कहाँ करनी है सिफारिश? कहाँ करनी है सिफारिश? जहां आप समझ रहे हैं वहां तो बिल्कुल नहीं करनी। देख ले, अच्छा। फिर कहाँ करनी है, चलें फिर क्लियर कर दे, वरना लोग कुछ और समझेंगे। मुझे भी समझ नहीं आया वैसे, वाकई मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ। नहीं, मैंने PMLN से ही इलेक्शन लड़ना है जी, ये मेरा डिसीजन है, और इंशाल्लाह PMLN से ही लड़ूंगा। उस सिफारिश की जरूरत भी पड़ेगी जो शिफा और आप समझ रहे हैं। बस ठीक है जी, चलें। और वैसे आपको अंदाजा है, लग रहा है कि आप लोग जीतेंगे PMLN मुल्तान में? कीपिंग इन व्यू द सिचुएशन, देखिए मैं आपको बताऊं कि हर हलके की डायनामिक्स डिफरेंट होती हैं। उम्मीदवार सेंट्रल पंजाब में जाहिर है पार्टी का बहुत इन्फ्लुएंस होता है, लेकिन जब आप जैसे ही साउथ पंजाब में आते हैं तो यहाँ पर पर्सनैलिटीज का भी अपना वोट है। आप डिपेंड कर रहे होते हैं कि आपने किसको टिकट दिया है, किसको इलेक्शन लड़वाया है। खास तौर पे जब आप मुल्तान से आगे जाते हैं, मुजफ्फरगढ़ वाली साइड पे, तो यहाँ पर पर्सनैलिटीज काफी डिपेंड करती है। मुल्तान में भी ऑब्वियसली दोनों पार्टीज का एक तगड़ा मुकाबला होगा। मैं ये नहीं कह सकता कि कौन सी सीट कौन जीतेगा, लेकिन एक अच्छा मुकाबला आपको मुल्तान की हद तक तो जरूर देखने को मिलेगा। देखिए, आप बहुत भोले सियासतदान हैं, आपको इस जवाब में, इस सवाल के जवाब में कहना चाहिए था कि बिल्कुल जी नून लीग जीतेगी, इसी बुनियाद पे आपको टिकट मिलता। अब अगर ना मिले तो आपने हमारे पास नहीं आना कि आप लोग के प्रोग्राम की वजह से मुझे टिकट नहीं मिला। लेकिन यंग सियासतदानों की देखिए मेरी बात सुने, कोई भी जी सर, ब्रेक का वक्त हो गया है, ब्रेक का वक्त हो गया। कोई भी पार्टी, फिर हमारी कोई पार्टी जो है ना, आपको बेस्ट ऑफ लक हमारी तरफ से। हाँ, थैंक यू। हमारे साथ मौजूद थे जी सलमान नईम साहब। हाँ, और जो भी हमारा उनके साथ चुटकुला हो रहा था, जो छेड़छाड़ चल रही थी, वो अजराह तफन्नुन थी, उसको सीरियसली ना ले लीजिएगा। लेकिन ये है कि यंग सियासतदानों की इस मुल्क को बहुत जरूरत है, जिस भी पार्टी में आए जरूर। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद मिलते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। पाकिस्तान की सियासी फिजा में लम्हा बलम्हा नई डेवलपमेंट सामने आ रही हैं। एक तरफ तोशाखाना का रिकॉर्ड पब्लिक हो चुका है और ये बात सामने आ चुकी है कि किस ने बहती गंगा में कितने कितने हाथ धोए। दूसरी जानिब इमरान खान साहब का बालाखिर रैली निकालने में वो कल कामयाब हो गए, उनको इजाज़त मिल गई और रैली बड़ी कामयाब रही। बड़े चैनल्स ने यही रिपोर्ट किया कि इट वॉज अ मेहमत जो रैली थी। उन्होंने रैली में मार्च 19 को, यानी कि 19 मार्च को इतवार के रोज़ मीनार पाकिस्तान में जलसा करने का ऐलान किया और ये इम्कान भी जाहिर किया है कि उन्हें इसकी इजाज़त नहीं मिलेगी, क्योंकि उसी रोज़ PSL का फाइनल होने जा रहा है। बिल्कुल। और इसके साथ साथ फिर इमरान खान साहब के जो तोशाखाना और वो खातून जज को धमकी देने वाला जो केस है, उसमें भी इमरान खान साहब के वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुके हैं। जिले शाह की हलाकत पर जो मामला है वो भी एक FIR दूसरी दर्ज हो चुकी है इमरान खान साहब पर। और पंजाब के जो निगरान वज़ीर इत्तलात हैं वो इमरान खान साहब को, यास्मीन राशिद साहिबा को गिरफ्तार करने का इंदिया दे चुके हैं। अब इस सूरत हाल में होगा क्या, PTI की स्ट्रैटेजी क्या होगी? हमारे साथ मौजूद हैं जी PTI के वाइस चेयरमैन शाह महमूद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम।
सर थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। तोशा खाने से आगाज़ कर लें। मेरे ख्याल में तोशा खाने में तो सर आपने बड़ा मायूस कर दिया मुझे। मैं तो तोशा खाना देख रहा था, आपने तो उसमें से कुछ लिया ही नहीं है। कोई छोटी छोटी चीज़ें, कोई कालीन ले लिया, कोई डेकोरेशन पीस ले लिया, ये क्या आपको नहीं शौक है घड़ियाँ वड़ियाँ बड़ी लेने का? देखिए अर्ज ये है जो चीज़ भी की है, कोशिश की है, कायदे ज़ाब्ते के मुताबिक हो, कानून के अंदर हो, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह तोशा खाना का इन्होंने इतना बतंगड़ बनाया, इमरान खान पर, उन पर इन्होंने इतना कीचड़ उछाला, लेकिन अल्लाह की कुदरत देखें, जो कीचड़ उछाल रहे थे आज खुद बेनकाब हो गए, आज वो मुंह दिखाने के काबिल नहीं हैं। इमरान खान ने जो कुछ किया डॉक्यूमेंटेड है, कानून और ज़ाब्ते के मुताबिक है और रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके किया। आज वो लोग जो दावे करते थे और पूरी 6 महीने कैंपेन चलाई, कल देखा कौम ने, अल्लाह का देखे ना इंसाफ देखें, अल्लाह ताला ने उन सबको एक्सपोज कर दिया। आज किस मुंह से मरियम साहिबा घड़ी की बात करेंगी? आज किस मुंह से जो है पीपल्स पार्टी वाले जरदारी साहब, जो कि कवानीन के मुताबिक जो चीज़ इंटाइटल्ड ही नहीं थी वहाँ से गाड़ियाँ ले गए, ठीक है ना जी, ये सब चीज़ें हो गई और सब के नाम आ गए। अब देखें ना पूरा रिकॉर्ड है, ये तो है ना 2002 से जी। अगर आप इसके पीछे चले जाएं तो और बहुत से नाम आ जाएंगे। ये एक ऐसा है चीज, मैं तो कहता हूँ कि अब आपने खोल ही दिया है ना, तो 2002 तक महसूस क्यों करना चाह रहे हैं? फिर और पीछे चले जाते हैं, फिर और पीछे चले जाते हैं, फिर और पीछे चले जाते हैं। देखिए ना, ये कौम को गुमराह करने के लिए एक प्रोपेगेंडा किया गया था एक हमारे खिलाफ। अल्लाह ने इमरान खान को कल शुरू कर दिया। दूसरी चीज, इन्होंने हमारे पे, आपने देखा तकरीबन जब से हुकूमत गई है और उससे पहले भी एक फंडिंग केस, भाई फॉरेन फंडिंग, पहली बात तो है वो फॉरेन फंडिंग है ही नहीं, इलेक्शन कमीशन खुद तस्लीम कर चुका है, वो प्रोहिबिटेड फंडिंग है, नंबर 1। नंबर 2, हम कह रहे हैं हमारा तो हो गया, जैसे तोशा खाना का हमारा एहतसाब तो हो गया, अब आप लोग आए ना जवाब दें, नंबर 1। नंबर 2, फंडिंग में हमने तो अपना रिकॉर्ड पेश कर दिया। क्या पीपल्स पार्टी, क्या मुस्लिम लीग नून अपनी फंडिंग सोर्सेज को जाहिर कर सकते हैं और उनकी स्क्रूटनी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? बराबर होना चाहिए, वो जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात है जी, लेवल प्लेइंग फील्ड अगर चाहती हैं मरियम बीबी, तो यहाँ भी लेवल प्लेइंग फील्ड करे ना। व्हाई ओनली पीटीआई? लेकिन तोशा खाने में एक छोटी सी चीज मैं ये नोट कर रहा था कि आपका जब मैं रिकॉर्ड देख रहा था तो ये कोई कुछ 65 लाख रुपए की चीजें हैं जो आपको मिली, घड़ियां वड़ियां, वो सारी आपने डिपॉजिट करवा दी तोशा खाना में। फिर उसके अलावा आपको ये 25 लाख रुपए की एक रोलेक्स घड़ी मिली, वो भी आपने डिपॉजिट करवा दी तोशा खाना में। एक घड़ी आपको मिली थी 6 लाख रुपए की, वो आपने 2,85,000 में ले ली। इतनी महंगी महंगी घड़ियां डिपॉजिट करा के छोटी सी घड़ी ले ली, उसमें क्या खास बात थी भाई? उसमें कोई खास बात नहीं थी, वो एक ख्वाहिश थी। वो मैंने अपना एक ख्वाहिश थी किसी अपना गिफ्ट करने की, मैंने गिफ्ट की जी, वो और कानून के मुताबिक की। और बाकी जो मुझे घड़ी बड़ी मिली, मुझे क्योंकि मैं ऐसी कोई महंगी घड़ियां पहनता नहीं हूँ, रोलेक्स का अल्लाह ने बहुत दी थी, जरूरत ही नहीं है। आप अपनी भी पड़ी है, वो भी नहीं पहनता। बिल्कुल सही। अब तो खैर सर आप लोगों को वैसे होश नहीं रहा, आपने तो वो जेल भरो तहरीक में भी गिरफ्तारी दे के वो सिलसिला भी आपने शुरू किया। और अब लेकिन गिरफ्तारी का मामला ये थमने लगा नहीं है। ये तो कल हेलीकॉप्टर यहाँ से मूव हो गए, उधर इमरान खान साहब जमान पार्क से निकलते हैं, इधर से हेलीकॉप्टर उड़ जाते हैं। तो ये गिरफ्तारी तो मुझे लगता है कि ये लोग करके छोड़ेंगे। जो पहले वो बलूचिस्तान से टीम मूव हुई थी मच की तरफ से, और जज ज़ेबा का भी वो मुआफ़ी वाला मामला तो हो गया था, लोगों को भी यही लगा। कल सारे लोग ये बात कर रहे थे कि हमें तो लगा मुआफ़ी मांग ली, केस खत्म हो गया। तो ये तो उसी केस में इनको फंसाने की कोशिश हो रही है। अर्ज ये है कि इस वक्त नादानी से काम ले रहे हैं, इन्हें एहसास ही नहीं है कि मुल्क किस नाजुक दौर से गुजर रहा है। इमरान खान इस वक्त वफाक की अलामत बन चुके हैं, वफाक की निशानी है। इमरान खान को नुकसान पहुंचाना वफाक को नुकसान पहुंचाने के मुतरादिफ होगा। ये सियासत में लगे हुए हैं, इन्हें सियासत से हटकर रियासत का सोचना चाहिए।
हमने कानून आइन के दायरे के अंदर रहते हुए अपना दिफा कर रहे हैं, आवाम से रुजू कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आपने कल की रैली में भी देखा जिस तादाद में रुकावटों के बावजूद, शहादत के बावजूद लोग कल निकले हैं, इससे क्या जाहिर होता है कि लोग इमरान खान के बयानिए को तस्लीम कर रहे हैं। सरकार का प्रोपेगेंडा, सरकार के मुकदमे लोग नहीं कबूल कर रहे, वो कीचड़ उछाल रहे हैं, वो तोहमतें लगा रहे हैं, वो लोग तस्लीम नहीं कर रहे। देखिए आवाम की एक अपनी राय होती है, उस राय को मैं चाहूं भी तो नहीं मोड़ सकता जब तक वो खुद कायल ना हो। बिल्कुल, लेकिन जो इलेक्शन की बात हम कर रहे हैं कि इलेक्शन की डेट आई हुई है, अब वो रैलियों पे पाबंदी है, एक पार्टी रैली निकाल सकती है, दूसरी नहीं निकाल सकती। यहाँ पर पीटीआई से भी अब ये सवाल होता है कि 19 मार्च की जो डेट दी है इतवार की, उस दिन वाकई वो फाइनल है पीएसएल का, तो क्या ये डेट आगे पीछे नहीं हो सकती थी? फिर ये पड़ जाएगी, मामला डेडलॉक में चला जाएगा। नहीं, हम डेडलॉक में नहीं जाना चाहते। पहली बात तो ये है कि बिल्कुल मैच है, मैं मानता हूँ मैच है शाम को 7 बजे। हमने उस चीज को सामने रखते हुए अपना जलसा रखा है दिन की रोशनी में। हमारी ख्वाहिश और इंशाल्लाह कोशिश भी होगी कि मैच के शुरू होने से पहले हम अपने जलसे को समेट लें, मुकम्मल कर लें और मुंतशिर हो जाएं। ठीक है। एक दूसरा मैच है शहर के इस कोने में, कज़ाफी स्टेडियम में, मीनारे पाकिस्तान शहर का दूसरा कोना है। कोई ट्रैफिक का खलल नहीं है, कोई रास्ता एक नहीं है, कोई रूट का इशू नहीं है। जिन्होंने मैच देखना है वो शौक से मैच देखें, हमें कोई इतराज नहीं है। और जो जलसे भी आना चाहते हैं वो तशरीफ लाएं, इन्हें कोई इतराज नहीं होना चाहिए। हम बिला वजह कोई मुश्किल पैदा नहीं करना चाहते। हाँ, इन्होंने अगर हमने उनको इन राइटिंग एप्लीकेशन दे दी है, हमने डिप्टी कमिश्नर लाहौर को एप्लीकेशन दे दी है परमिशन की, अगर इन्हें रुकावट डाली हम कानूनी चाराजोई करेंगे, हम अदालत में जाएंगे। ठीक है। अच्छा सर, ये जिले शाह वाला जो मामला है उसके हवाले से आप क्या कहेंगे? क्योंकि इस वक्त जो बातें सामने आ रही हैं वो ये कि पीटीआई ने ही उसको कवर अप किया, एक गाड़ी से एक्सीडेंट में उसकी हलाकत हुई, शहादत हुई, और उसके बाद जो पीटीआई ने एक तो वो कहते हैं ना वो लेट्स प्ले विद इट वाला मामला किया है, उस पर हुकूमत तो अब सख्त गुस्से में होगी। अब देखिए हम तो गुस्से को ठंडा कर देते हैं, और गुस्से को ठंडे करने का बड़ा हमने और मुनासिब हल दिया है। एक हमारा मौक़िफ़ है, आप तस्लीम नहीं करते, आपका झूठ हम तस्लीम नहीं करते, तो हमने क्या कहा है? हमने कहा है एक जुडिशियल कमीशन बना लो, जुडिशियल कमीशन दूध का दूध पानी का पानी करते। अब इससे ज्यादा माकूल बात क्या हो सकती है? बिल्कुल। लेकिन वो आमिर मीर साहब ने कल हमारे प्रोग्राम में भी कहा, वो ये कहते हैं कि ये जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आई है ये भी पीटीआई का कोई सपोर्टर था, डॉक्टर जो बैठ के बना रहे थे। देखिए ये बताइए, क्या वो किसी निजी अस्पताल से हमने रिपोर्ट ली है? क्या वो शौकत खानम से रिपोर्ट ली गई थी? क्या वो सरकारी अस्पताल नहीं है? खुदा के वास्ते वो होश के दाखिल लें। एक सरकारी अस्पताल है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का एक तरीका है, एक ज़ाब्ता है। उस अस्पताल के मुतल्लिकीन ने वो रिपोर्ट शाया की है, कोई मन घड़त नहीं है। ये वो रिपोर्ट नहीं है, प्लेटलेट्स वाली रिपोर्ट नहीं है जिससे आप मुल्क से बाहर चले गए। ये एक जेन्युइन रिपोर्ट है, आपके सरकारी अस्पताल के सरकारी डॉक्टर्स ने पोस्टमार्टम करके दी है, कोई हमने खुद बनाई है। बिल्कुल सही। ठीक, तो अब अगर इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने की कोशिश की जाती है तो क्या वो गिरफ्तारी देंगे, या फिर जो कारकुनान हैं वो जिस तरीके से अभी एक ढाल बने हुए हैं? पहली बात तो देखिए ना, पहली बात तो ये मेरे भाई, गिरफ्तारी की कोई वजह होनी चाहिए ना। अगर हम कानूनी जंग लड़ रहे हैं और कानूनी तौर पर हम मुतमईन कर सकते हैं कि उनकी गिरफ्तारी नहीं बनती और हमारे पास कानूनी चाराजोई के माकूल मौके मौजूद हैं, तो हुकूमत नाजायज माहौल क्यों खराब करना चाहती है? इमरान खान की गिरफ्तारी मीन्स माहौल का खराब करना। कोई समझदार आदमी, कोई जी शऊर आदमी क्या पाकिस्तान जिस कैफियत से दो चार है इसमें पाकिस्तान को मजीद मुश्किलात में धकेलना चाहेगा? सोचने की बात है। ठीक है, लेकिन अब ये भी हमें जहन में रखना है कि पिछले 11 माह से जो हो रहा है उसमें चीजें जो हैं वो लॉजिकली चल नहीं रही, ना ही अकल और शऊर के तहत मुल्क का नुकसान हो रहा है ना मोहतरमा। अगर लॉजिकली नहीं चल रही, नुकसान किसका हो रहा है? नुकसान माशरे का हो रहा है, मुल्क का हो रहा है, मईशत का हो रहा है। तभी तो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि हमें ठंडे दिल से, तहम्मुल से असर नौ चीजों का जायजा लेना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर मिसाल के तौर पे उनको गिरफ्तार कर लेते हैं तो फिर आपकी तरफ आ जाएगी क़यादत,
तो इस हवाले से आपकी खान साहब से बातचीत हुई है, वो क्या आपको कहते हैं कि अब फिर आपने किस तरह से उसको लीड करना है, आपके क्या प्लान हैं? देखिए, पहली बात तो मैं ये कर दूं, पीटीआई के इमरान खान चेयरमैन सिर्फ नहीं है, बानी चेयरमैन है। पीटीआई की बुनियाद रखने वाले इमरान खान है। चेयरमैन में और बानी चेयरमैन में भी जमीन आसमान का फर्क होता है, ठीक है ना जी। जैसे पीपल्स पार्टी के बानी चेयरमैन भुट्टो थे, चेयरमैन अब आसिफ अली जरदारी हैं, तो जमीन आसमान का फर्क है ना। अच्छा, एक नंबर 2, खान साहब को भी इल्म में है कि एक किस्म की कोशिशें हो रही हैं। उन्होंने इस चीज को सामने रखते हुए अपना एक प्लान मुरतब किया है और जिन जिन को उन्होंने एतमाद में लेना था उन्होंने एतमाद में लिया है। उन्होंने फरमाया है कि अल्लाह न करे, पहले तो अल्लाह करेगा ये नौबत नहीं आएगी और हम मुकाबला करेंगे, अल्लाह ताला उन्हें महफूज रखेगा। खुदा ना खास्ता अगर ऐसी नौबत आती है तो उन्होंने एक प्लान ऑफ एक्शन मुरतब किया है और वो पार्टी उस प्लान को और उनकी हिदायत को फॉलो करेगी। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे जी। शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे मौजूद थे और जो सियासी सूरत हाल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लाया अमल, उस पर गुफ्तगू कर रहे थे। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। सुबह सवेरे पाकिस्तान में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। आपकी मुलाकात करवाते हैं मोहम्मद वसीम साहब से। लोधरा के एक गाँव से इनका ताल्लुक है और ये है साइंसदान और उन्होंने क्या क्या कमाल चीज़ें ईजाद की हैं। एक मैं आपको इनकी चीज़ दिखाता हूँ जो इन्होंने ईजाद की है और दूसरी चीज़ का डिस्प्ले हम आपके सामने करते हैं। ये तो है शिफा, इसको उठा लें। ऐसे आपने उठाया और रख भी दिया। ये है एक ऐसी लाइट जो कि इंसान की बॉडी की हीट से चलती है। बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ, ये आप इसको पकड़ेंगे यहाँ से, ये जो है इसका सेंसर है, इसको आप हाथ रखेंगी तो ये लाइट जल जानी चाहिए। अगर आपके अंदर जो है वो आपकी बॉडी में एनर्जी है तो ये देखिए जल गई। ये देखें जी, जूम इन करेंगे बिल्कुल, देखें तो ये आपको एहसास होगा कि ये अब ये मैंने हाथ हटाया, नजर आ रहा है, ये थोड़ी देर में बुझ जाएगी। अब ये बुझ गई है बिल्कुल। आप जूम इन करें तो मैं दोबारा हाथ दोबारा से करें जी, दोबारा से करें। आप देखें, ये देखें शिफा के हाथ में इंसानी जिस्म की हरारत से हथेली रखें, ठीक है, पाम से इंसानी हाथ की हरारत से ये लाइट जो है ये जल गई है। देखा आपने कैसा है? ये वाला कैमरा देख रहे शिफा, ये देखें ये लाइट जल रही है। ठीक है, साइंस ही बात है ये। बिल्कुल मेरे हाथ पे जूम इन कर जाएं ताकि लाइट का ऑन ऑफ होना पता चले, हमारे चेहरे ना दिखाएं, बिल्कुल जूम इन कर जाएं। कौन सा कैमरा है हमें बता दें? ये वाला, ठीक है 4, ठीक है, ये आ गया। हाँ बिल्कुल, अब मैं हाथ उठाती हूँ, ये यूं करें, ये देखें लाइट बुझ गई। लाइट बुझ गई है। ये मैं इसको अगर लगाऊं तो क्या ज्यादा एनर्जी होगी? मेरे अंदर ज्यादा एनर्जी है ना, जल तो रही है, ये जल गई और ये बुझ गई। ठीक है, ये देखिए, ये बुझ जाएगी आराम से। हाँ, जलाते बुझाते रहिए जरा। ये बुझ गई। अब हम करीब आए हैं, बिल्कुल जबरदस्त, बेहतरीन, वेरी गुड। ये देखें ये जल गई, दबाएं, जल गई। ठीक है, और ये अब जो है ये बुझ जाएगी। तो बॉडी हीट से ये इस्तेमाल होती है। ठीक है, इसको रख दें जी। ये हो गई है। दूसरी चीज जो इन्होंने बनाई है उसका डिस्प्ले हम देते हैं, लेकिन तारुफ तो करवा दें। वसीम भाई, आपका ताल्लुक लोधरा के किस गांव से है? स्टेशन शाहनाल से। स्टेशन शाहनाल। तो ये आपका साइंसी तजर्बों में कैसे दिलचस्पी पैदा हुई? दिलचस्पी बचपन ही से, जब से होश संभाला है यही चीज़ें ईजाद कर रहे हैं। अच्छा जी। अच्छा, तो मतलब साइंस आपने ख़ास तौर पर पढ़ी? जी बिल्कुल पढ़ी। जी बिल्कुल, बचपन ही से था। तो मैट्रिक के अंदर मुझे टीचर भी साइंटिस्ट ही कहते थे। कोई भी सवाल होता था तो उस वक्त भी कहते थे, कोई ख़ास किस्म का जो मुश्किल सवाल होता था तो वो कहते थे कि ये हमारा साइंसदान बेटा बताएगा। अरे वाह। अच्छा, अब ये जो घड़ी आपके हाथ में है इसका भी बताइए, इस घड़ी से क्या होगा? जो आपकी असल ईजाद जिसके लिए हमने आपको बुलाया है वो बताइए, क्या है जी? जी, ये घड़ी नॉर्मली जो अभी भी मार्केट के अंदर वॉचेज़ अवेलेबल हैं, तो अगर उनके ऊपर कॉल आ जाए तो क्या होता है कि ओपन कॉल आती है और ओपन करके सुन रहे होते हैं, इस तरह करके। हाँ। अभी मैं इस घड़ी को पहन लेता हूँ। हाँ ठीक है, ये आपने पहन ली घड़ी और बेसिकली कान से आप लगाएंगे। जी जी, मैं वो बताता हूँ। अभी अगर कॉल आएगी तो अगर पुरानी घड़ी हो तो उसमें क्या होता है कि मैं इस तरह कार करके सुन रहा हूँ या फिर इस तरह करके सुन रहा हूँ, क्योंकि स्पीकर इधर होगा। तो मैंने ये सिस्टम बनाया है कि क्या अब इस पे कॉल आएगी तो क्या होगा, मैं सिर्फ उंगली कान पे रखूँगा तो आवाज़ अब उंगली से आएगी, उंगली मेरा स्पीकर होगा और बाकी करके दिखाएं। ये हमारे टीम मेंबर को कॉल करें और कॉल करने के बाद मैं खुद सुनता हूँ इसमें आवाज़ आती है या नहीं आती। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, मामला सिंपल सा है ये। जी जी, कॉल आ गई। कॉल आ गई? हाँ जी, कॉल आ गई जी, बोलें। अब उंगली रखें जी।
हाँ, अब आप अवैस के आ काम रही है, बिल्कुल आ रही है, आवाज आ रही है, और आप भी कर, जी जी नहीं बिल्कुल नहीं कर सकता मैं किसी की बात पर। एक मिनट मैं तो एंकर आशिर हूं। भाई बोले, मेरी बात पे कि सब यकीन कर जी जी बिल्कुल जी बिल्कुल। अब आप सुने, उंगली रखें कान पे। हेलो जी बिल्कुल आशिर भाई। वालेकुम अस्सलाम, आपकी आवाज़ आ रही है मुझे। और कुछ बोले? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अच्छा, अब ये उंगली जो है, एक मिनट, ये उंगली जो है क्या अगर आपके कान में लगाई जाए या शिफा के कान में लगाई जाए तो भी आवाज़ आएगी, या इंसान की अपनी ही उंगली होगी? जिसने घड़ी पहनी होगी उसकी उंगली से आवाज़ आएगी। मतलब अगर ये घड़ी मैंने पहनी, भी आवाज़ जाएगी। हाँ जी, सवाल ये है, किसी को भी आवाज़ जाएगी। ये घड़ी मैंने पहनी हुई है, जी जी ठीक है। शिफा, आपको आवाज़ आ रही है? चेक करें। अब मैं तो ये आप अपने पास चले करें, चले करें करें। अच्छा ठीक है, अब आप चलें करें। हेलो, ये तो वाकई हेलो, हाँ आवाज तो आ रही है और जरा हल्की है, लेकिन आवाज आ रही है, बिल्कुल कान के अंदर आ रही है। तो ये क्या टेक्नोलॉजी यूज की भाई इसमें, आप ये बताएं जरा, टेक्नोलॉजी क्या है? जी मैं बताता हूँ, बताएं टेक्नोलॉजी क्या है, जल्दी से बताएं। जी जी बिल्कुल। ये टेक्नोलॉजी इस तरह करके है कि अपना जैसे ये हड्डी को टच होगी ना, तो हड्डी क्या है फिर साउंड वेव आवाज़ हड्डी से ट्रांसफ़र हो रही है। अब ये आपकी हड्डी के स्पीकर बन गई है। उंगली जब आप कान पे रखेंगे तो अब आवाज़ आपको उंगली से आएगी। तो ये हर घड़ी में सिस्टम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं हम? हाँ जी, किसी भी घड़ी के अंदर। और यहाँ तक कि जो आम घड़ी है ना, जो सिर्फ टाइम दिखाती है, उसके अंदर भी हो सकता है, चाहे वो मोबाइल है या नहीं है, वो अलग से। हाँ जी, तो है कि कोई आम घड़ी भी आपका क्या है अब मोबाइल फ़ोन बन जाएगा। सिस्टम जो बनाया आपने कितने अरसे में बनाया? ये तकरीबन कोई 1 साल लग गया होगा। और पैसे कितने लगे इस पे, खर्चा कितना आया? इस पे तो इतना ज़्यादा नहीं है, तकरीबन समझ लें कोई 2000-3000 रुपए। तो ये मेरी घड़ी को भी ऐसा कर दोगे भाई? हाँ, कोई भी घड़ी हो सकती है। ये तोशा खाना से लिया मैंने, ठीक है। अच्छा, वो उधर से भी घड़ी आ गई है। चलें जी, हमारे पास ये हो जाएगा। कोई भी घड़ी हो सकती है ना? वाकई? हाँ चलो भाई जबरदस्त। चलो भाई घड़ियां आओ सारे, सब अपने अपनी घड़ियां जमा करो, हम घड़ी लेकर रफू चक्कर हो रहे हैं। नहीं, ये वाकई बड़ा जबरदस्त आपने काम किया है। और अब हम देखेंगे कि कैसे आप हमारी घड़ियों को भी कन्वर्ट करते हैं और अपने प्रोजेक्ट्स को कहीं बेचने का भी कुछ प्लान बनाएं, सिस्टम करते हैं इनके साथ। बिल्कुल। आज का जो प्रोग्राम है हमारा वो इतना ही है, लेकिन आपको हम जो आप हमारी घड़ियों के साथ करेंगे वो भी दिखाएंगे लोगों को, और देखते हैं कि आगे जो है वो क्या हो सकता है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया वसीम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, जबरदस्त काम करते रहिए। वेरी गुड जी, थैंक यू जी। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही, आपसे फिर मुलाकात करेंगे, उस वक्त तक के लिए मैं इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान।